मेरी तो दिक्कत ही यही है यार कि वो नीचे करेंगे ट्रोल। आप सीखने की भावना रखो ना, होगा क्या, ये आम जनता की बात समझ नहीं आएगी। मैं आपको समझा सकता हूँ HDFC की अंडरलाइन वैल्यू क्या है, ITC की अंडरलाइन वैल्यू क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की अंडरलाइन वैल्यू क्या है। आप मुझे समझा दो आपके जो भी कॉइन है उसके अंडरलाइन वैल्यू क्या है। जहाँ भी आपको गारंटीड रिटर्न FD से 1% भी ऊपर दिख जाए ना, रूल नंबर 1 भागो। ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स टॉप पे फंसते हैं। थीमेटिक फंड पता है क्या होता है? टॉप पे जब मार्केट वो सेक्टर अपने टॉप पे होता है तब अचानक से रिटेल इन्वेस्टर भाग के आता है। मैं भी, हर कोई क्या ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा है? रिटर्न्स। मैं क्या ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ? रिस्क। आई वांट डाउनवर्ड प्रोटेक्शन, आई वांट रिस्क मिनिमाइजेशन। ये ज़्यादातर ना ये जो ब्रोकिंग एप्स थे ये सब बेकार है। आप US के स्टॉक्स खरीदो, फेसबुक के स्टॉक खरीदो, टेस्ला के स्टॉक्स खरीदो। बिल्कुल मत खरीदो। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बातें सुनो, वो कहते हैं भैया तुम्हारा ना रिटर्न कुछ भी हो, एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। तो आप अपना कैपिटल क्यों लूज करना चाहते हो? वॉरेन बफे बोलते हैं भाई वही रूल नंबर 1, नेवर लूज योर कैपिटल। रूल नंबर 2, ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में स्टार्ट करना चाहते हैं, द बेस्ट टाइम वाज जब आपके पास पहली बार पैसे आए थे। द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज टुडे। आप अगर इंतजार करते रहोगे ना तो आप इंतजार ही करते रह जाओगे। 2008 कोई भी बोलता है तो मुझे एक मूवमेंट याद आता है कि मैं अपने पापा के साथ मारुति 800 के अंदर बैठा हूँ, पापा चला रहे हैं, मैं साइड सीट पे बैठा हूँ। हमने एक जगह ली थी फरीदाबाद में, एक प्लॉट लिया था, एक घर लिया था, हम उसकी पेमेंट करने जा रहे हैं। हम हिसाब लगा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट से कितना पैसा निकाल सकते हैं, और वहाँ पे न्यूज़ आती है कि मार्केट गिर गई है। 1990 में शायद एक प्लेग फैला था, वर्ल्ड वॉर हो गया, दुनिया खत्म नहीं होने वाली। और जब दुनिया खत्म नहीं होने वाली है ना, आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही चलने वाली है। डाइवर्सिफिकेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिंग। लॉजिक क्या है इसका? आई हैव नो आइडिया ये। एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है ना, मुझे चाइना में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए था जब वो बिल्कुल ही एकदम टूटा पड़ा था। मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जुबान टूट गई, मेरी जुबान टूट गई यार। इसके अंदर कोई ऐसे हिडन रिस्क हैं जिसका ध्यान हमें वो रखना चाहिए। घर में कम से कम जो है आधा किलो 1 किलो सोना पड़ा रहना चाहिए। क्यों कहते हैं वो AI है, इंसान है, बहुत गलती करता है, बहुत एक्सट्रीम्स में गलती करता है। ये 1 करोड़ 36 लाख को 13 करोड़ 60 लाख भी बता सकता है। यानी 4 लोग, मैं, मेरी वाइफ, मेरी 2 बेटियां, हम लोग गोवा जाते हैं, गोवा से वापस आते हैं, वहाँ 3 दिन 5 स्टार रिजॉर्ट में रुकते हैं। सिर्फ हमारा 20,000 रुपये का खर्चा होता है अकोमोडेशन और ट्रैवलिंग का। एक ना मैंने कैलकुलेशन करी थी मेरे बेटे के लिए कि जो आपने 12% वाली बात करी कि अगर मैं 12% कैप्चर कर लिया मैंने और मैं महीने का अगर 50,000 रुपये जो है इन्वेस्ट कर लूँ कोई भी सिप में, तो जब वो पैदा हुआ उस समय अगर मैंने SIP स्टार्ट करी तो जब वो 30 साल का होगा उसके बाद वो 50,000 की कंपाउंडिंग ऐसे वर्क करेगी कि वो करीब 50-60 लाख रुपए महीना कमा रहा होगा उसमें। जो अगर कोई भी पेरेंट है वो कोई भी अमाउंट जब उनका बेटा या बेटी जब भी पैदा होती है उस समय से अगर सिप स्टार्ट करे तो वो बहुत अमीर बच्चा जो है इवेंचुअली बन जाएगा, क्योंकि वो 30 इयर्स का जब कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आएगा तो उसके बाद जो 31वें साल में पैसा बनता है ना वो पूरे कैपिटल से बहुत ज़्यादा बन जाता है। राइट। मैं तो जो कैलकुलेशन करता हूँ वो किसी को समझ भी नहीं आएगी और गालियाँ और पड़ती हैं मुझे। क्यों नहीं समझ आता है? क्योंकि इतना बड़ा नंबर दिमाग में बैठता ही नहीं है। हाँ राइट। और मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो पहुंच सकते हैं लेकिन नहीं पहुंचेंगे। क्यों? साइड लाइन बैठे रहेंगे, इन्वेस्ट करूं या ना करूं, अभी मार्केट बहुत ऊपर है, अभी मार्केट बहुत नीचे है, उल्टे सीधे काम करेंगे, क्रिप्टो में जाएंगे, डायरेक्ट स्टॉक्स में ज़बरदस्ती जाने की कोशिश करेंगे। मैं तो अपने आप को सिर्फ मिस्टेक से बचा रहा हूँ, सिर्फ गलतियों से बचना है, सिर्फ गलतियों से बचना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। एंड यू विल बी देयर। 100 करोड़ तो बहुत ही छोटी बात होने वाली है, बहुत जल्दी बहुत छोटी बात हो जाएगी। अब देखिएगा यूट्यूब पे हर कोई आके बोलेगा मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं। अब वो झूठ है कि सच है वो अलग डिस्कशन होगा। बट अगर आपने, जैसा आप बता रहे थे ना, अगर आपने इनिशियली एक अच्छा कैपिटल बना लिया, आपको रोकने वाला कोई है ही नहीं। एक बार कंपाउंडिंग की ज़रा ना पावर देखते हैं जो आप बात कर रहे थे, और व्यूअर्स भी साथ में ही खोल लें अपना अपना कैलकुलेटर। राइट। मैंने खोला है, आप कौन सा खोल रहे हो? हम सब वही खोलेंगे। मैं तो AI से करवा देता हूँ, तो मेरे पास कुछ AI सब्सक्रिप्शन है, मैं तो उससे करा देता हूँ। अदरवाइज सिंपली आप कोई भी SIP कैलकुलेटर मैंने खोल लिया एक। हाँ। अब अगर मैं इसमें पहले आप अपना एग्जांपल बताइए। देखिए मैं तो मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ कब मिला था जब हमें ये एग्जांपल दिया गया था कि चेस बोर्ड का एग्जांपल दिया गया था कि चेस में 64 बॉक्सेस जो होते हैं, 64 चेस बोर्ड पे जो है वो 64 बॉक्सेस होते हैं। अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करें कि आप पहले बॉक्स पे 1 रखें और दूसरे बॉक्स पे 2 चीज़ें रखें, तीसरे बॉक्स पे 4 चीज़ें रखें, 8 और उसके बाद जो है
4th बॉक्स पे 8 और 5वें पे 16, इस तरह से अगर आप बढ़ाते जाएं तो 64th बॉक्स पे जो नंबर आएगा मैं उसे बोल भी नहीं सकता हूँ, इतना बड़ा नंबर आएगा, राइट। मतलब बोल भी नहीं सकता, मुझे नहीं पता उसको कैसे हज़ारों करोड़ों ट्रिलियंस में कैसे जो है वो बोलना है, राइट। मैं बस आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बात करता हूँ 25वें बॉक्स तक जो है वो बनता है 1,67,77,216 और उसके बाद और एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है। 1 रुपया जो है यस वो 1,66,00,000 बन रहा है। राइट, ये डबल हो गया एक तरीके से, 16 बार डबल हो गया। 16 बार डबल हो गया। अब अगर हम मार्केट टिपिकली पीछे का कितना भी डेटा देख लें 14-15% निकाल देती है। 14-15% पे कितने साल में पैसा डबल होता है? जिसे रूल ऑफ 72 हम लोग बोलते हैं। तो अगर 72 को मैं 14 से भी डिवाइड कर लेता हूँ तो ऑलमोस्ट 5.14 ईयर में आपका पैसा जो है वो डबल हो जाता है। तकरीबन 5 साल में हो जाता है। 5 × 25 125 साल। अगर 125 साल कितने होते हैं? 2 जनरेशन हो गई। इतना कोई सोचता नहीं है ना। अब आपको गालियां भी पड़ेंगी, ट्रोल भी किया जाएगा कि 125 साल तक कौन जिंदा रहेगा। एक बात, दूसरी बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मैं आपको ऐसा, क्योंकि मैंने बहुत बार किया है, मैंने बहुत बार गालियां सुनी, तो मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आप जो भी फिगर निकाल लो, आपसे सवाल ये उठा जाएगा कि 125 साल बाद उस फिगर की क्या वैल्यू होगी, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। पीपल फॉरगेट के हम इन्फ्लेशन से ज़्यादा रेट से जो है कंपाउंड कर रहे हैं। इसका भी मैं आंसर देता हूँ। आप 1 रुपये की वैल्यू 100 साल बाद 7% के हिसाब से निकालिए और उसी 1 रुपये की वैल्यू 100 साल बाद 12% के हिसाब से निकालिए। आपको पता चल जाएगा कि आपने इन्फ्लेशन को कितने मार्जिन से बीट किया है, राइट। ये कैलकुलेशन करके देखिए आप, राइट। लेकिन नहीं समझते, मैं आपको बता रहा हूँ, हम कितनी भी यहाँ पे बातें कर लें, कंपाउंडिंग की पावर उसी को समझ आती है जो कंपाउंडिंग से कमा रहा होता है। मैं ना एक एज अ फादर, क्योंकि मेरा एक चीज़ मैं ट्रोल करना है तो कर लेना, लेकिन आपके बच्चों के लिए, क्योंकि ये मैंने अपने बेटे के लिए लगाया है। अगर मैं एक प्रिंसिपल अमाउंट ले लेता हूँ, 1,000 रुपये का प्रिंसिपल अमाउंट है अगर, जो कि, या चलो कोई मेरे ख्याल से 10,000 की SIP हर कोई कर सकता है। तो 10,000 की अगर मैं मंथली इन्वेस्टमेंट लेता हूँ, इसमें मैं खोल देता हूँ कोई SIP कैलकुलेटर आपके लिए। हाँ, खुल गया। 10,000 की SIP 15% पे अगर जो है रिटर्न आ रहा है आपको, और ये 30 साल तक चलता रहता है। 30 साल तक, हाँ, राइट। तो अमाउंट आपका आ रहा होगा तकरीबन, हाँ, तो 10,000 की अगर आप SIP करते हो और ये 30 साल तक चलता रहता है, राइट, तो 7,34,00,000 रुपए जो है आपका कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है। अब इसमें जादू देखिए कि 31वें साल में जैसे ही आप जाएंगे, 30 से 31 जब करेंगे आप, तो वो 7,30,00,000 के आसपास का जो अमाउंट था वो 8,55,00,000 हो गया। यानी 1,20,00,000 रुपए आपका बेटा कमा रहा होगा हर साल। राइट। इसी में जब अगले साल जाएंगे, 32वां साल करेंगे इसको, तो ये 8,50,00,000 रुपए जो है, ये 9,96,00,000 यानी 1.5 करोड़ रुपए, 1,20,00,000 रुपए से बढ़कर 1.5 करोड़ रुपए वो कमा रहा होगा। ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? 10,000 रुपए की SIP, जो आपका बेटा अगर आज पैदा हुआ है, तो जब वो 30 साल का होगा, तब वो करोड़ रुपए साल का कम से कम कमा रहा होगा, और वो बढ़ता चला जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी जो है उसकी उस समय क्या वैल्यू होगी इस समय, तो इसको अगर आप इन्फ्लेशन से भी एडजस्ट कर लेंगे तो भी ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। मैं एक सिंपल आपको उसका भी फॉर्मूला बता देता हूँ कि आप एक 10,000 रुपये को अगर पकड़ रहे हो और 10,000 रुपये का आपको वैल्यू निकालनी है, तो 10,000 रुपये को 15% से बढ़ाओ 30 साल तक, और उसके बाद 10,000 को 7% से बढ़ाओ 30 साल तक। आपको पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन को कितने मार्जिन से आप बीट कर रहे हो, राइट। लेकिन ये बात समझ किसको आती है? जिसको समझ आती है उसका फायदा उठा रहा है। और कई लोगों को सिर्फ इस पे क्वेश्चन उठाने होते हैं। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि जो लोग क्वेश्चन उठाते हैं ना, वो ऐसे आयरन कॉन्डर लगा लो, ये स्ट्रैटेजी लगा लो, इंडिकेटर कौन सा वाला इंडिकेटर जो है मार्केट मूवमेंट बताएगा, वो सब कर लेंगे, पर ये जो कैलकुलेटर में गणित का सत्य जो है वो नहीं मानेंगे। मेरे पोर्टफोलियो पे मुझे 21% का XIRR मिल रहा है आज की डेट में, राइट। ये पोर्टफोलियो ऐसा नहीं है कि 1 साल का बना है, 2 साल का बना है। 2018 से मैंने इसे बनाना शुरू किया, आज 2024 हो गया, और ईयर ऑन ईयर में 21% से ग्रो कर रहा हूँ, राइट। मेरी एक्सपेक्टेशन है 12, राइट। एक्सपेक्टेशन है मेरी 12% कमाने की। तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तो 21% मिल रहा है, और मुझे 12 भी मिलेगा
तो भी मैं बहुत बढ़िया जो है कंपाउंडिंग करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा एक अच्छा बेस इकट्ठा हो गया और वो आने वाले समय में जो है वो 12% से जब ग्रो होता रहेगा तो बहुत ही बढ़िया जो है वो अमाउंट्स निकाल के देने वाला है मुझे। यार अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको ना म्यूचुअल फंड या ETF में ऐसा लगता है यार हमें तो पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, और ये कौन से उसमें लगा देगा, कौन से सेक्टर में लगेगा, कौन से स्टॉक में लगेगा, हमें तो डायरेक्ट शेयर खरीदना है जी, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट शेयर खरीदते हुए क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखो मैं बता सकता हूँ, बट मैं तो पहले ये बोलना चाहता हूँ कि डायरेक्ट शेयर खरीदना क्यों है, क्यों खरीदना है, वाई? सिर्फ आपकी ईगो है जो आपसे ये काम करवा रही है, सिर्फ आपकी ईगो है। आप ये वापस आप किताब पे आ गए। नहीं, मैं किताब पे भी नहीं आया, मैं आपको बहुत वो किताब में एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है कि इनकम सॉरी ऑल योर एक्सपेंसेस माइनस योर ईगो इज योर वेल्थ। राइट। बहुत सारी लाइनें उसमें, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। खैर मैं आपको अभी इसके बारे में बताता हूँ। मैंने अपने लिए भी चेक किया, मेरे पास डीमैट अकाउंट भी है, मैंने डायरेक्ट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर रखा है, और अभी जैसे मैं अपने म्यूचुअल फंड का XIR आपको बता रहा था 21% का है, डायरेक्ट स्टॉक में भी वो 20-21% के आसपास ही आ रहा था। फिर मैंने देखा कि डायरेक्ट स्टॉक्स मैंने एनालाइज करने के लिए मेहनत कितनी करी है, मैंने रिसर्च कितना किया, मैंने टाइम कितना खपाया है, और म्यूचुअल फंड के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। तो अगर मुझे अपने ऑक्यूपेशन पे, टीचिंग पे ध्यान देते हुए बिना टाइम लगाए मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ और मैं लगभग उतना ही रिटर्न कमा रहा हूँ, तो मैं अपना सर खमाने क्यों जाऊँ वहाँ पर मैं? राइट। म्यूचुअल फंड को लोगों ने बदनाम कर रखा है इस ये बोल के कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये बोल के कि स्कैम होने वाला है, ये बोल के कि ये बताता नहीं आपका पैसा कहाँ पे। क्यों नहीं बताते यार? वो मार्केट रिस्क वाली जो लाइन उन्हें लिखनी पड़ती है उसको पकड़ के मीम बनती रहती है। इतना वो डिस्क्लोजर आपको देते रहते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ, कोई मुझे रिटेल इन्वेस्टर दिखा दीजिए, आम व्यक्ति जो पिछले 10 साल से डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हो और उसका XIR 20-21% के आसपास चल रहा हो, और अमाउंट बड़ा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, 10,000 रुपये का ही उसका बेचारे का पोर्टफोलियो और उस पर 21% कमाया जा रहा है। नहीं, उसका चक्कर ये है ना यार, जब आप जो पहले बात हुई, जब आपका जो है वो नहीं है ना, रिसर्च खुद की नहीं है, तो आप पैसा बड़ा लगा नहीं पाओगे, ये रियलिटी है। राइट। और क्योंकि पैसा आप बड़ा लगा नहीं पाओगे तो आपका रिटर्न जो है वो परसेंटेज में ज़्यादा दिख गया तो एब्सोल्यूट नंबर छोटा है। यस, मेरे को कई बार लोग पकड़ लेते, देखो हमारा तो XIR 36% जाता है। मैं पूछता हूँ कितने साल का? पिछले 1 साल का। मैंने कहा पिछले 1 साल में ना अगर किसी बंदर ने भी ऐसे डांट मार दिया ना स्टॉक के नाम लिख के, उसका भी रिटर्न 36% जा रहा होगा भाई। पिछला 1 साल तो बुल रन में गया पूरा का पूरा, और अभी भी आई थिंक वी आर इन बुल रन। राइट। आप मुझे बताओ पिछले 10 साल का XIR बताओ अपना, पिछले 8 साल का XIR बताओ अपना, और फिर अमाउंट बताओ मुझे। अगर आप, ये बात समझनी पड़ेगी हम सबको कि छोटे अमाउंट पे एक बार को फिर भी बड़ा रिटर्न कमाया जा सकता है कम समय के अंदर, लेकिन बड़े अमाउंट पे कंसिस्टेंटली आप बड़ा रिटर्न नहीं बना सकते हो, बहुत बड़ा रिटर्न नहीं बना सकते हो। वहाँ पे आपको फिर वो नॉर्मलाइज होना पड़ेगा। ये वो पेनी स्टॉक वाले होते हैं ना, वो बोलेंगे यार पैसे डबल हो गए 1 साल में, फिर पूछो लगाए कितने थे? लाख रुपए। भाई लाख रुपए पे लाख रुपए का रिटर्न कमा भी लिया तूने तो जीवन थोड़ी बदलेगा। इसमें भी ट्रोल मिलेगा आपको। आपको नहीं पता लाख रुपए की वैल्यू क्या होती है आम आदमी के लिए। मतलब हम जब करोड़ों की वैल्यू बता रहे होते हैं तब उनको कम लग रही होती है, जब हम लाख की बात करते हैं तो वो ज़्यादा लग रही होती है। तो बहुत ही ज़्यादा विरोधाभास है। मैं बोलता हूँ, जो आपने क्वेश्चन पूछा रिटेल इन्वेस्टर को, मैं तो डंके की चोट पे बोल के जा रहा हूँ कि भैया रिटेल इन्वेस्टर हो, आम आदमी हो। आम आदमी से मेरा क्या मतलब है कि आपका एक फुल टाइम ऑक्यूपेशन है, आप एक जॉब कर रहे हो, आप एक बिजनेस कर रहे हो, आपका एक प्रोफेशन है, आपके पास सर खुजाने तक का समय नहीं है, आप जो समय बचता है अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली को दे रहे हो। आप ऐसा व्यक्ति अगर आप हैं जिसके पास अपना एक ऑक्यूपेशन है और बाकी समय वो अपना परिवार को देना चाहता है, अपनी हॉबीज़ को देना चाहता है, उसके लिए डायरेक्ट स्टॉक्स बने ही नहीं है। उसके लिए बना है म्यूचुअल फंड कि कोई और दिमाग लगाएगा, कोई और दिमाग लगाएगा। आपको मैं आपको अभी ऑप्शन देता हूँ, एक सेंसिबल डिसीजन लीजिएगा। मैं आपको अभी ऑप्शन देता हूँ। आपके पास 2 लोग खड़े हुए हैं। एक व्यक्ति है जो डॉक्टर है, वो न्यूरो सर्जन है, वो कभी इमरजेंसी में कॉल आ रही है उसको, कभी कुछ हो रहा है, वो सारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रहा है, OPD में जा रहा है, रोज़ सुबह चक्कर लगा के सारे पेशेंट्स को चेक कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें कर रहा है वो। एक दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो पिछले 30-40 साल से स्टॉक मार्केट के अंदर है। उसकी रेपुटेशन गोल्ड लेवल की रेपुटेशन बनी हुई है। 30-40 साल से वो 18 से 21% के आसपास का रिटर्न बना के दे रहा है। उसके पास एक प्रॉपर रिसर्च टीम है, उसके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं। वो मार्केट में लोगों ने उसके ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए लगा रखे हैं कि भाई संभाल हमारे पैसे। राइट। उसकी क्वालिफिकेशन CFA है, CA है। राइट। दिन रात वो इसी को जीता है, इसी को खाता है, इसी को पीता है। अब आपके पास 10 लाख रुपए लगाने को, न्यूरो सर्जन को दोगे या इसको दोगे? इसको देंगे, क्योंकि यही तो म्यूचुअल फंड मैनेजर है। हाँ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम देखते हैं भाई मैं
ईगो जो है ना, इतनी बड़ी चीज़ है। इंडेक्स फंड में भी पैसा ना लगाने के पीछे ईगो है कि मैं मार्केट को बीट करके दिखाऊंगा। बड़े लोग आए मार्केट को बीट करने वाले, कहाँ हैं? अगर मार्केट से पैसा कमाना इतना ही आसान होता, आई शुड से सिंपल है, इजी नहीं है। इजी क्यों नहीं है? ह्यूमन बिहेवियर की वजह से। अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई करोड़पति बन के बैठा होता। फिर तो निफ्टी 50 ने पिछले 20-25 साल में 13% से कंपाउंडिंग करी है, जिसपे इन्वेस्ट करने के लिए आपको जीरो नॉलेज चाहिए थी। आपको सिर्फ एक इंडेक्स फंड खरीद लेना था। नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सिंपल है तो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। लोगों को चाहिए कॉम्प्लेक्सिटी, थीमेटिक, सेक्टोरल। लोगों को ये चाहिए वो कैंडल जो भी होता है। खैर आई एम ब्लेस्ड कि मुझे नहीं आता कुछ भी उसमें से। राइट। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिंप्लिसिटी से पैसा बनाना है अगर, तो आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में जाने की जरूरत नहीं। आपके लिए नहीं बनाए वो। और डायरेक्ट स्टॉक में फिर क्या बंदा सोचता है, लार्ज कैप में नहीं जाऊँगा, स्मॉल कैप में जाऊँगा। और स्मॉल कैप कंपनीज में भाई, स्मॉल कैप कंपनी वालों को नहीं पता उनकी कंपनी में क्या चल रहा है, तुम कहाँ से पता लगा लोगे? लार्ज कैप को तो एक बार फिर भी पब्लिक में बहुत सारा डेटा अवेलेबल होता है। आप रिलायंस में इन्वेस्ट करने जाओ, आपको हज़ारों डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, आप पढ़ के देखते रहो क्या करना है क्या नहीं करना है, बिजनेस एनालिसिस कर लो, सारी चीज़ें कर लो। बट स्मॉल कैप में कहाँ से कर लोगे आप ये सारा एनालिसिस? आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। राइट। मैं किसी से पूछता हूँ कि एक स्टॉक पर रिसर्च करने में कितना टाइम लगाओगे स्मॉल कैप पे, कहते हैं 2 मिनट लगाऊंगा। स्क्रीनर वाली वेबसाइट पे जाऊँगा, सारे रेशियोज चेक कर लूँगा जो क्लास 12 में पढ़ा करता था मैं। अच्छा ऐसे होता है क्या स्टॉक पे रिसर्च? बिल्कुल नहीं। स्मॉल कैप में ऐसा भी हो सकता है कि आपको मैनेजमेंट से मिलने जाना पड़े, उनके डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने जाना पड़े, उनके कस्टमर से मिलने जाना पड़े, उनकी फैक्ट्री विजिट करना पड़े। इतना टाइम अगर आपके पास है, क्या इतना टाइम वो न्यूरो सर्जन के पास या किसी और व्यक्ति के पास जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में उसके पास है? नहीं है। तो क्यों करना है? क्यों अपनी आप ईगो को अननेसेसरली फेक मसाज देने के लिए आप ये काम करना चाहते हो? जाओ ना म्यूचुअल फंड में, दे रहे हैं आपको बढ़िया रिटर्न यार। वहाँ पर बस पता है क्या नहीं है? थ्रिल नहीं है। हाँ, वो किक नहीं मिल रही है। और किक लेनी है तो गोवा जाओ, वहाँ जाके भाई कसिनोज हैं, खेलो वहाँ पर जितना मर्जी खेलना है आपने। वेगास जाओ, वहाँ जाके खेल लो। लेकिन आप स्टॉक मार्केट में किक के लिए मत आइए। आप स्टॉक मार्केट में आइए वेल्थ क्रिएशन के लिए, सिंप्लिसिटी के साथ, पेशेंस के साथ। जहाँ पे आपने ये कोशिश करी कि भाई मैं तेज़ पैसा कमाऊंगा, मैं मार्केट को बीट करूंगा, मैं हीरो हूँ, जहाँ पे आपने मैं आ गया आपके अंदर, वहाँ आपका पैसा डूबना शुरू हो जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। एकदम हम्बल कर देती है मार्केट, हर बड़े बड़े व्यक्तियों को हम्बल कर दिया। सॉरी यार आपका पॉडकास्ट मैंने इंटरप्ट कर दिया, लेकिन 80% आप में से जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं बट पॉडकास्ट ज़रूर एंजॉय करते हैं। तो पहले उसके लिए थैंक यू। थोड़ी सी और हेल्प हो जाएगी अगर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि अगले पॉडकास्ट के बारे में आपको पता रहेगा और हमारा पॉडकास्ट जो हम बहुत मेहनत से बना रहे हैं वो और ग्रो करता रहेगा। बैक टू योर पॉडकास्ट नाउ। जो एक बार पुष्कर आया था, उसने एक कैलकुलेशन बताई थी कि जो आपने इंडेक्स को बीट करने वाली बात बोली ना, और वो खुद ही अप्लाई करता है। उसने बोला कि इंडेक्स को बीट करना है ना, वो इंडेक्स फंड में ही हो जाता है। जैसे ही मार्केट 2% करेक्ट करे ना, उसी फंड में जो है आप अपनी सिप की अमाउंट डबल कर दो, तो वो ओवर अ ईयर आप देखोगे कि आपने इंडेक्स फंड से भी 2-3% ज़्यादा निकाल लिया। मैंने किया है, बहुत अच्छे से किया है। हाँ। बट मैं आपको उसकी एक लिमिटेशन बताता हूँ, हर कोई नहीं कर सकता। क्यों? आप और मैं यहाँ बैठ के कह सकते हैं कि SIP डबल कर दो, भैया जेब में पैसे भी तो होने चाहिए। हाँ। राइट। आज की डेट में हर व्यक्ति ना हैंड टू माउथ जी रहा है। 50,000 रुपये की सैलरी है तो पहले से ही 35,000 रुपये खर्चे तय हैं, 40,000 रुपये खर्चे तय हैं। मार्केट गिर भी गई ना तो आपको शांति से बैठ के देखना पड़ेगा उसको, क्योंकि आपके पास उस समय शायद और पैसे ना हो, कैपिटल ही नहीं है। हाँ। और ये बेवकूफ़ी बिल्कुल ना करें किसी के भी कहने पे कि मार्केट गिर गई तो उधार लेके पैसे लगा दो। आपको नहीं पता कि मार्केट का गड्ढा कितना गहरा है, करेक्ट, वो कहाँ तक वो जा सकता है। हाँ। तो मैं ये बोलूँगा कि हाँ पैसा है तो लगा दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मार्केट के रिटर्न्स कमाइए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्या दिक्कत है? हाँ यार, ये जो पूरा ये म्यूचुअल फंड बेटर है और स्टॉक आप बिल्कुल ही मना कर रहे हो। अब अगर जिसने सोच लिया कि चल यार ये म्यूचुअल फंड ही करते हैं, तो म्यूचुअल फंड सिलेक्शन कैसे करते हो आप? बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर भी। मैं तो सबसे बोलता हूँ ना कि पहले तो स्टार्ट करो, और स्टार्ट करने के लिए इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड के लिए 3 पैरामीटर्स देख लो। AUM बड़ा होना चाहिए, एसेट अंडर मैनेजमेंट बड़ा होना चाहिए, यानी कि बड़ा म्यूचुअल फंड है, ज़्यादा कॉर्पस जो है वो मैनेज कर रहा है। राइट। ट्रैकिंग एरर कम होना चाहिए। ट्रैकिंग एरर क्या होता है? सिंपली स्पीकिंग, हर इंडेक्स फंड एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, कॉपी करता है। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड निफ्टी 50 इंडेक्स को कॉपी करता है। अब निफ्टी 50 के रिटर्न्स और हमारे जो म्यूचुअल फंड है, जो इंडेक्स फंड है, उसके रिटर्न्स में डिफरेंस कम होना चाहिए। एक आम आदमी के लिए बोलूँ तो ट्रैकिंग एरर कम होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि निफ्टी 50 तो रिटर्न दे रहा है 14% का और आपका फंड रिटर्न दे रहा है 11% का। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे होता है? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहला आता है टाइमिंग डिफरेंस, कि कब कौन सा शेयर म्यूचुअल फंड हाउस ने खरीदा,
कुछ कंपोनेंट ये कैश में भी मेंटेन करके चलते हैं, थोड़ा बहुत कंपोनेंट ये कैश में मेंटेन करके चलते हैं। तो ये और भी बहुत सारे फैक्टर्स, मैंने आपको 2 फैक्टर्स बताए, इन चीज़ों के चलते जो है ये फ़र्क आ जाता है इंडेक्स फंड के रिटर्न में और इंडेक्स के रिटर्न में। वो थोड़ा 1-2% नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। ऊपर मैंने जनरली नहीं देखा है, नीचे ही होता देखा है। हाँ। और नीचे होगा ही, ऑलमोस्ट होगा ही, किसी में ज़्यादा होगा किसी में कम होगा, हमने कम से कम वाला चूज़ करना है, राइट। और एक होता है आपका एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो सिंपली वो अमाउंट है या वो पैसा है जो कंपनी, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपसे चार्ज करती है आपके पैसे को मैनेज करने के लिए, राइट। तो फॉर एग्जांपल आपने यूटीआई के इंडेक्स फंड के अंदर पैसा लगाया तो उनका एक एक्सपेंस रेशियो होगा 0.18% का। तो आपकी जो भी वैल्यू होगी उसका 0.18% ईयरली बेसिस पे वो आपसे चार्ज करा करेंगे। डेली बेसिस पे वो डिडक्ट होता रहता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि 0.18% इज पर डे ऑफ योर NAV वैल्यू, आप ऐसा लगा सकते हो, मोटे मोटा हिसाब किताब, राइट। तो जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसके खर्चे निकालने के लिए वो आपसे एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंस रेशियो लेती है। एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए, ट्रैकिंग एरर कम होना चाहिए, AUM ज़्यादा होना चाहिए। कर दो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट, क्या किसने रोका हुआ है आपको? और ये इंडेक्स फंड में और ETF में क्या फ़र्क होता है? ETF एक तरीके से मार्केट में ट्रेड होने वाला इंडेक्स फंड है। तो म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं, एक आप AMC के थ्रू जाके जो है वो एक फंड चूज़ करते हैं, उसमें आप SIP कर देते हैं, लमसम कर देते हैं। ETF अपने डीमैट अकाउंट से खरीदते बेचते हैं। तो अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं थ्रू डीमैट, तो आप लोग जो क्या कर सकते हैं, ETF को यूज़ कर सकते हैं। ETF फैड है, फैड मतलब आजकल फैड बना हुआ है। हर दूसरा क्रिएटर आपको ETF पे वीडियो बनाता हुआ दिख जाएगा। हाँ। और हर दूसरे क्रिएटर की वीडियो पे लाखों व्यू आ रहे होंगे, मतलब है, लोग चल रहा है वो ETF, राइट। उसके 36 एडवांटेज बता दोगे, मैं उसके 36 डिसएडवांटेज बता दूंगा। क्या है ETF के सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि मैंने भी लगाया है ETF। नहीं, ETF में लगा, मैंने भी लगा रखा है। हाँ। लेकिन पता है क्या, आपके और मेरे लगाने में और एक आम इंसान के पैसे लगाने में बहुत फ़र्क होता है। मेरे ऊपर बहुत कंट्रोल है। मुझे पता है मेरे पास ETF में, मैं बल्कि इस पर एक वीडियो बनाऊंगा अपने चैनल पे, कम से कम 1 करोड़ से तो ज़्यादा लगा रखा है। ये मैं ऐसे रैंडम बता रहा हूँ, 1 करोड़ से तो ज़्यादा लगा रखा है, वो 2-3 भी हो सकता है, राइट। मेरे ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल है, मैं नहीं बेचूंगा। बट ETF की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो आपके अकाउंट में ना दिखता रहता है, ऊपर नीचे जाता हुआ। आपने जरा सा धैर्य खोया, जरा सा पेशेंस खोया, बटन दबाया बिक गया, बटन दबाया खरीद लिया। ये प्रॉब्लम है ETF की। म्यूचुअल फंड में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन है अभी भी, हाँ, कहीं ना कहीं फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन आपको रोक लेता है, राइट। और आपको टाइम गैप ज़्यादा है, राइट। आपने आज सोचा बेचना है तो ऑर्डर लगाओगे, वो कल होगा, वो होगा, बीच में टाइम आपको मिलता है। हाँ। ETF लोग क्यों यूज़ करते हैं? मार्केट को टाइम करने के लिए। फिर वही बेवकूफ़ी करने की कोशिश कि आज मार्केट 3% गिरी, 3% नीचे पे पकड़ लेता हूँ, क्योंकि ETF आप रियल टाइम बाय कर सकते हो। ETF का एडवांटेज, कोई एक और भाई भी बता रहा था कि ETF में कोई एग्जिट लोड नहीं होता, राइट। ETF में एग्जिट लोड नहीं होता, म्यूचुअल फंड में होता है। तो एग्जिट लोड वर्क्स इन योर फेवर, एग्जिट लोड वर्क्स इन द फेवर ऑफ द इन्वेस्टर। हाउ? उसे डर है ना कि मैं नहीं बेचूंगा भाई जल्दी, क्योंकि अगर बेचूंगा तो कुछ मेरा जो है वो परसेंटेज डिडक्ट हो जाएगा। हाँ, और मैं बेचकर दोबारा ट्रेडिंग नहीं कर सकता इसकी कि आज बेचा फिर 2 हफ्ते बाद ले लिया। आई नो म्यूचुअल फंड जो 2-2 साल तक एग्जिट लोड लगाते हैं आपके ऊपर। वो लिख के बता रहे हैं वहाँ पे, भैया हम चाहते हैं सिर्फ लॉन्ग टर्म बंदा जुड़े हमारे साथ, एंड इक्विटी इज फॉर लॉन्ग टर्म ओनली। अगर आप इक्विटी को शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर रहे हो, कभी ना कभी धोखा खाओगे। बाय लॉन्ग टर्म आई सिंपली मीन 5 साल से तो ज़्यादा है ही। अगर मैं कंजर्वेटिव होकर बोलूँ तो 7 साल से भी ज़्यादा वाले लोग लॉन्ग टर्म है, 7 साल से ज़्यादा वाले ही लॉन्ग टर्म है, राइट। तो वही भाई साहब आगे एक्सप्लेन करते हैं कि ETF पे एग्जिट लोड नहीं होता तो भाई वो नुकसान भी दे सकता है आपको। अगर आपके म्यूचुअल फंड पे एग्जिट लोड है वो आपके फेवर में काम करेगा। फिर ऐसा बोला जाता है जो लास्ट में आपने, मान लो 10 साल बाद आपको पैसे निकालने हैं, तो लास्ट के जो 2 साल वाले, मान लो 2 साल का भी एग्जिट लोड है, तो लास्ट के 2 ईयर्स वालों को तो आप कब बेच पाओगे? तो भाई मैं तो बेचूंगा नहीं ना। एक बढ़िया व्यक्ति इक्विटी म्यूचुअल फंड को कैसे यूज़ करता है, वो पहले इन्वेस्ट करता है, फिर वहाँ से SWP लगाता है और जीवन भर उससे पैसे खाता है बैठ के, जीवन भर। SWP क्या होता है? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। मैंने अपने कॉर्पस बना लिया, अब उस कॉर्पस से मैं पैसे निकालता रहूँगा धीरे धीरे जितने मेरे पर मंथ की नीड है। जब भी मैं कमाना छोड़ दूंगा, राइट, वैसे एटलीस्ट मेरे केस में नहीं होने वाला, भगवान की दुआ से बहुत सारे इनकम सोर्सेज हैं। तो जब भी मैं कमाना छोड़ूंगा, टीचर का काम भी वैसे ना वाइन की तरह, जितना पुराना है और उतना बढ़िया, ज़्यादा निखरता जाता है वो, राइट। तो अगर आप 4-5 करोड़ रुपए जोड़ लीजिए, अगर आपसे अब देखो 4-5 करोड़ रुपए ऑफेंड कोई नहीं होगा भाई, जुड़ जाते हैं, मेहनत करोगे जुड़ जाएंगे। 4-5 करोड़ रुपए जोड़ लीजिए, उसमें से कुछ पैसा आप फिक्स इनकम में डाल दीजिए, अपने 2-3 साल की लिक्विडिटी अपने पास रखिए अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से, बाकी पैसा आप इक्विटी में डाल के रखिए। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ वो पैसा ख़त्म ही नहीं होगा। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपका विड्रॉल जो पहले तो 2-3 साल आपके पास लिक्विड पैसा रखिए अपने पास, राइट, क्योंकि आप एकदम से पैसा मत निकालिए, उसे लिक्विड में रखिए। अपने मान लीजिए आपका
खर्चा जो है 50,000 रुपये महीने का है, तो 50,000 इंटू 12 करके आपने एक FD करा दी, आपको वहाँ से जो है वो पैसा आप वहाँ से निकालते रहिए धीरे धीरे 50,000 रुपये करके, इतने अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को आप ग्रो करने दीजिए, राइट। मान के चलिए फिर से हम एक अजम्पशन लेते हैं कि इक्विटी पे वहाँ पे 12% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है, राइट। कमाल होने वाला है, कमाल। वो 4-5 करोड़ रुपए जो आपने जोड़ दिए, बस एक बात ध्यान रखिए कि उसका मैक्सिमम आपका जो खर्चा है साल का वो 3% या 4% के आसपास होना चाहिए। वो पैसा ख़त्म ही नहीं होगा, वो पैसा ही ख़त्म नहीं होने वाला है। कितनी कैलकुलेशन कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आप अपने तो वो अनंत काल के लिए वो एक्चुअली में, अब ये बात भी सबको समझ नहीं आएगी। अब सबको समझ नहीं आएगी तो बोलेंगे नहीं ये पॉसिबल नहीं है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग ये समझें कि अगर आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपको सीखना है अभी, राइट। मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में लोगों को बताता हूँ, मैं अपने ऑलमोस्ट हर खर्चे पे 15% का रिवॉर्ड रेशियो, 15 से 17% का रिवॉर्ड रेशियो है मेरे पास। यानी एक रुपये इतना ज़्यादा रिवॉर्ड, ये आपने ना मेरे को तो ये तो मेरे को अपने लिए भी पूछना था कि 15% का रिवॉर्ड रेशियो 15 से 17%, कभी कभी किसी किसी महीने 17-17.5% भी जाता है। और सच बताऊं, अगर मैं उसको और डिफरेंट जगहों पे यूज़ करूं तो वो 20% तक भी चला जाएगा। नहीं पता लोगों को तो उन्हें लगता है इम्पॉसिबल है, जिसे पता है वो यूज़ कर रहा है। मुझे भी लग रहा था, और ये मेरा सवाल भी है, मेरे को पूछना है क्रेडिट कार्ड पे। मुझे ये भी पूछना है हाइलक्स का पीछे वाली जगह का करते क्या हो आप? अभी आएगी, देखना नीचे खड़ी हुई है। तो उसमें हमने क्या कर रखा है, कवर करा रखा है। तो कभी फैमिली ट्रिप पे जाते हैं तो पीछे साइकिल्स तक आ जाती हैं। मेरी बेटी छोटी थी तो उसका स्ट्रॉलर आ जाता था, सारी चीज़ें भर जाती थी उसके अंदर। तो पहले मेरे पास वी क्रॉस होती थी, वी इशू वी क्रॉस, तब उसमें स्ट्रॉलर वगैरह सब भर के हम लोग चले जाते थे। हाइलक्स तो प्यार है, हाइलक्स शौकिया गाड़ी है, जिसको शौक है वो चला रहा है, एंजॉय कर रहा है। उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगी जिसको लग्जरी पसंद है, लेकिन उसको बहुत अच्छी लगेगी जिसको थोड़ा रफ एंड टफ कार्स पसंद है, और जो ऑफ रोडिंग एंजॉय करता है, जो लॉन्ग माउंटेन ट्रिप्स एंजॉय करता है, उसको बहुत पसंद आएगी। तो ये, और हाइलक्स गाड़ी आपने क्रेडिट कार्ड से ली थी? नहीं, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। हाइलक्स गाड़ी की ऑन रोड प्राइस है 40 लाख के आसपास। डीलर को पुश कर करके हमने उस पर अराउंड 2 ली हमने हाइलक्स। एक मैंने ली, एक मेरी सिस्टर ने ली है। मेरी वाइट है, मेरी सिस्टर के पास रेड है। आप यही लोग नहीं मानते, हमें 12 लाख रुपए का डिस्काउंट मिला उस गाड़ी पे डीलर को पुश करके, राइट। तो 40 से वो अप्रॉक्सीमेटली 32 कुछ पे आ गई थी, राइट। उसके बाद मैंने उसमें 10 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड से पे करे थे, जिसमें मेरा रिवॉर्ड रेशियो 17.5% का रहा है। और उसी पॉइंट से मैं ITC के जितने भी आपका ITC ग्रैंड भारत है, चलो मैं चलता हूँ, मुझे 1 रुपया नहीं देना यहाँ पे। मेरे पास इतने रिवॉर्ड पॉइंट पड़े, मैं आपको भी दिखाता हूँ। मैं आपको एग्जैक्ट रिवॉर्ड पॉइंट्स बताता हूँ मेरे पास कितने पड़े हुए हैं, एंड पीपल विल बी सरप्राइज। उनको यकीन ही नहीं होता है लोगों को। मतलब ITC ग्रैंड भारत, जो लोग दिल्ली NCR में नहीं रहते, वो कुछ 40-45 हज़ार रुपए पर नाइट का वहाँ पर ITC ग्रैंड भारत जाना है, ITC ग्रैंड गोवा जाना है, यू नेम इट, ITC श्रीलंका जाना है आपको। ये मेरा ITC ऐप है, और ITC ऐप में मेरे पास कितने पॉइंट्स पड़े हुए आप देख सकते हो। मैं आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ, 3,80,000 इतने ही पॉइंट्स मेरे सिस्टर के अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो कुल मिला के हमारे पास ITC टर्म्स में 8 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और ये सब हमने क्रेडिट कार्ड से जो 3,80,000 पॉइंट्स का मतलब ये है कि आप आराम से 3 हफ्ता जा करके एक लंबी छुट्टी सब चीजों से ले सकते हो, और आपका एक पैसा नहीं लगेगा 3 हफ्ते 5 स्टार में रहने का। राइट। तो हम इसको यूज करते हैं, और ये भी बहुत जबरदस्त 5 स्टार जो 15-16 हज़ार रुपए पर नाइट ले रहे हैं। हम इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज़ करते हैं। मैं आपको और इस पर भी फैक्ट्स बताता हूँ, ये मैंने पहले शायद कहीं पे बताया भी है। मेरी वाइफ का बर्थडे आता है 12 मई को। तो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि भाई गोवा चलते हैं, और वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे इस बार, राइट। मैं आपको ITC ग्रैंड गोवा के भी रेट्स बता रहा हूँ देख के, ओके। तो ITC ग्रैंड गोवा पे इस समय 18,800 का एवरेज प्राइस जो है वो दिखा रहा है पर नाइट का। उस समय ऑफ सीज़न था, मे इज़ ऑफ सीज़न इन गोवा। 9,500 रुपीज़ का जो है वो पर नाइट का स्टे था। हमने वहाँ पे 3 दिन का स्टे बुक करा था। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन के साथ आपको बताता हूँ। तो 9,500 इंटू 3 इज़ 28,500। उस पर 18% का GST आता है 5,130। मैंने सिर्फ 5,130 कैश में पे किया था, 28,500 ग्रीन पॉइंट से पे किया था। वहाँ जाने की जो फ्लाइट थी वो 50,000 रुपये की टिकट थी, 49,000 समथिंग की टिकट थी। उसमें मैंने सिर्फ 15,000 रुपये पे किया था, और बाकी पैसा जो है वो क्रेडिट कार्ड पॉइंट से पे किया था। यानी 4 लोग, मैं, मेरी वाइफ, मेरी 2 बेटियां, हम लोग गोवा जाते हैं। गोवा से वापस आते हैं, वहाँ 3 दिन 5 स्टार रिजॉर्ट में रुकते हैं। सिर्फ हमारा 20,000 रुपये का खर्चा होता है अकोमोडेशन और ट्रैवलिंग का, राइट। अब क्या है ना, ये बात आप सुन रहे हैं तो आप एक्सेप्ट कर भी होंगे, और आप सीखना चाह रहे होंगे कि ये कैसे हो रहा है, कौन सा क्रेडिट कार्ड, ये कौन सा क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। लेकिन कोई आम आदमी इसको सुनता है ना, वो सोचता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो सोचता है कि मैं यहाँ पे एक्चुअली इनकी भी गलती नहीं है, इनके साथ हो ही यही रहा है। यार एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, और ये मैं थोड़ा सा सेल्स का भी शिकार हो गया शायद इसमें।
मेरा जो ICICI का रिलेशनशिप मैनेजर है ना वो आया, हाँ तो मैंने कहा यार मेरे को ना ये वाला कार्ड चाहिए, उसमें वो कुछ गोल्फ मेंबरशिप थी और वो था। वो कह रहा सर ये कितनी बार गोल्फ जाते हो आप? तो मैंने कहा मेरी तो मेंबरशिप है ITC में, तो बट कभी कहीं और बाहर गया और वहाँ पर खेलना हुआ है वो। मैंने कहा कितनी बार ऐसा होता है कि बाहर जा करके खेलते हो? मैंने कहा यार 2-3 बार। कह रहा सर अब आप अपना अमेजोन अकाउंट खोलो। मैंने अमेजोन अकाउंट खोलकर उसको दिखाया, उसने कैलकुलेट करा महीने का आपका X अमाउंट सिर्फ अमेजोन पे खर्चा है। तो उसने कहा ये मेरा जो है ये अमेजोन कार्ड लो, इसमें आपके जो है इतने पैसे बच जाएंगे महीने के। मैंने कहा यार भाई क्या बात कर रहा है, ये कैसे बच जाएंगे? और मैंने कहा मैं तो क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करता यार एज प्रिंसिपल, ये तो साला जो है वो है, हम तो बनिए लोग हैं और जो है ये कर्ज की ज़िंदगी है, ये है वो है। उसने कहा मैं आपका ऑटो डेबिट लगा दूंगा, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, आपका जो है महीने में अपने आप बिल पे हो जाएगा और ये आप यूज़ करना शुरू करो। मैंने अभी 2 महीने पहले यूज़ करना शुरू करा। यार आप मानोगे नहीं नीरज, जो अमाउंट मेरा वो सेविंग होती है, मैंने जीवन में पहली बार देखा कि क्रेडिट कार्ड की क्या पावर है। इसलिए मैं यकीन कर सकता हूँ जब आप मेरे को ये पॉइंट्स दिखा रहे हो। यही तो बात है, मैं कैसे समझाऊं कि अब तो पावर कम हो गई क्रेडिट कार्ड की। आज से 2 साल पहले ना इनकम टैक्स पे करने पे पॉइंट्स मिलते थे, इनकम टैक्स पे करने पे। मैंने किया है, मैंने पॉइंट्स लिए हैं उस पर भी पे करके, राइट। ये बात ये है कि मैं तो भाई सीखना चाहता हूँ हर चीज़। अगर मुझे कोई चीज़ पता चलती है तो मैं सामने वाले पे शक करने से पहले, उसे गालियाँ देने से पहले मैं सोचता हूँ कि मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, चेक करता हूँ, अगर हो सकता है तो वाई नॉट, क्यों ना उसका फ़ायदा उठाया जाए। आप उठा रहे हैं और आप देखो आपको नहीं पता तो क्रेडिट कार्ड से क्या फ़ायदा हो सकता है, आपको हो रहा है, आप एंजॉय कर रहे हो उसको, है ना। ये लोगों को ये समझना चाहिए कि सीखें और सीख के जो है उसको फिर अप्लाई करें। तो कौन सा क्रेडिट कार्ड जो है यूज करते हो आप, ये बताओ, जिसमें ये इतने सारे ये तो पूरी यूट्यूब पे मिस्ट्री बनी हुई है कि मैं कौन सा क्रेडिट, और इतना बेसिक है ना वो क्रेडिट कार्ड, मतलब बेसिक इन द सेंस कि दैट एवरीवन नोज कि सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड है वो दे सकता है, लेकिन लोगों को रिसर्च नहीं करना है ना। हाँ, लोगों को रिसर्च नहीं करना है। रिसर्च करिए, ढूंढिए, मैं तो बोल रहा हूँ ढूंढिए, कमेंट करिए। तो मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक और ITC पॉइंट्स ऐसा करके कुछ रिसर्च कर लो, आपके पास ये है, होपफुली कुछ मिल जाएगा। रिटर्न रेट मैंने आपको बता दिया है कि 15 से 17% तक का रिटर्न निकाल लेता हूँ मैं। किसी महीने में 13 भी चला जाता होगा, किसी महीने में 17, 17.5। तो अलग अलग टाइप के खर्चे पे अलग अलग परसेंटेज पॉइंट्स होते हैं। मैं अगर ये बताना शुरू करूँ तो क्रेडिट कार्ड ही बाहर आ जाएगा वो निकल के कि क्या पॉइंट्स होते हैं। एक और हिंट दे देता हूँ, एक्सेलरेटेड पॉइंट्स मिलते हैं। एक्सेलरेटेड पॉइंट्स होते हैं एक बेंचमार्क, एक थ्रेशोल्ड के बाद जब आप स्पेंड करते हो उस पर, तो आपको उस पर बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। अच्छा, इसमें कई लोग अब ये बोलेंगे कि आप इतना खर्चा करते हो क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स के लिए। भाई मैं अपना रेगुलर खर्चा कर रहा हूँ। अब मुझे अगर गाड़ी में डीजल भरवाना है तो भरवाना है, मैंने अपने बच्चों की स्कूल की फीस क्रेडिट कार्ड से पे कर दी, वो करनी है। तो ऐसा तो नहीं स्कूल फीस में पे नहीं करूँगा, मेंटेनेंस का बिल में पे नहीं करूँगा। जो भी चीज़ मैं कर सकता हूँ मैं वो क्रेडिट कार्ड से करता हूँ। यू वोंट बिलीव, मैं जब यहाँ आ रहा था, अभी जब हमें बुक ले रहे थे तो बुक के साथ एक बैग था, वो 10 रुपये का था, मैंने वो भी क्रेडिट कार्ड से पे किया है। मैंने कहा ले भाई तू ये भी ले क्रेडिट कार्ड से, क्या दिक्कत है, टैप ही तो करना है। हाँ। और ऑन एवरी स्पेंड, ऑन एवरी रुपी स्पेंड, आई एम अर्निंग समथिंग, आई एम आई एम गेटिंग सम डिस्काउंट और आई एम गेटिंग सम पॉइंट्स एंड आई कैन यूज दोज पॉइंट्स, सो व्हाई नॉट। मतलब पहले ज़माने में हम ये सोचते थे कि अच्छा 1 महीना जो है आगे पेमेंट करनी है तो वो 1 महीने का ब्याज कमा रहा हूँ मैं, बट ये उससे बहुत आगे है। ये उससे बहुत एक्चुअली उससे बहुत आगे। और क्या है ना कि कोई भी चीज़ ज़िंदगी में, मतलब मैंने जितनी भी चीज़ें जो उसको यूज़, अगर आप उसको यूज़ करना सीख गए आप हीरो, आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो, वो आपको यूज़ कर रही हो तो आप ज़ीरो। हाँ। क्रेडिट कार्ड अगर आप कोई नहीं कंट्रोल है आपके ऊपर, आप गए, यू आर फाइनेंशियली फिनिश्ड। वाई? आपके ऊपर इतना इंटरेस्ट चढ़ जाएगा, आप कभी बाहर नहीं आ पाओगे, आपका सिविल बिगड़ जाएगा, कोई आपको लोन नहीं देगा, बहुत ख़राब होने वाला है आपके साथ। रोज़ आपको कॉल आया करेंगे वकीलों के और थाने से और यहाँ से और वहाँ से कि पैसे दे और ये कर और वो कर। क्यों? आपने ऑटो डेबिट जो बात बोली वो इतनी बड़ी चीज़ है। मैं तो साफ बोलता हूँ, मुझे क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें बेनिफिट्स हैं। एक्चुअली क्रेडिट कार्ड तभी यूज़ करना चाहिए जब आपको ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली। मैंने आज तक कोई मेरी पेमेंट बाउंस नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, राइट। इवन मैंने जोश में 1-2 क्रेडिट कार्ड्स और भी बनवा लिए। एक टाटा न्यू का क्रेडिट कार्ड मैंने और बनवाया है, उससे UPI से पेमेंट पे भी पॉइंट मिल जाते हैं। आई थिंक 1-1.5% का रिटर्न है, उस पर ज़्यादा रिटर्न नहीं है, 1-1.5% का रिटर्न है। भैया 1.5% अगर UPI पे मिल रहा है, मतलब आप पान की दुकान पे या जो है कहाँ नहीं है UPI, कहाँ नहीं है, सब जगह कौन यूज़ नहीं कर रहा। सब्जी वाला भी ले लेता है UPI तो। यस, तो टाटा न्यू हो गया। एक मेरे पास और कार्ड है, ये वो वाला नहीं है 17.5 वाला, दूसरा बता रहा हूँ, HDFC इन्फीनिया। इन्फीनिया, आई यूज़ इन्फीनिया पॉइंट्स फॉर माई फ्लाइट बुकिंग्स, राइट।
इन्फिनिया अब शायद और स्ट्रिक्ट हो गया है। पहले सिर्फ ये था कि जिसकी ITR 36 लाख की है उसी को मिलता था, अब शायद ITR 60 लाख की होने के बाद ही मिलता है। कुछ 3 साल की ITR चेक करते हैं और उसके बाद देते हैं। जो प्रेजेंट सिचुएशन होगा, आप लोग अपने बैंक मैनेजर से बात अब उस पे जो है एनुअल मेंबरशिप चार्ज भी आ गया उसमें। अच्छा, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास इन्फिनिया 2017-18 से था, मुझे पता ही नहीं था ये क्या होता है। बैंक में कुछ हमारी अच्छा अकाउंट था हमारा, बैंक वालों ने बोला क्रेडिट कार्ड बनवाओगे, मैंने बोला बनवा दो जी, क्योंकि मैंने ऑनलाइन फॉरेन पेमेंट्स बहुत सारी करनी होती थी, सब्सक्रिप्शन वगैरह की, तो मैंने उसके लिए बनवा लिया था। मुझे पता ही नहीं था कि क्या बवाल है ये। फिर मुझे सीखा मैंने इसके बारे में, मुझे पता चला, और जब मुझे पता चला मैंने खोल के देखा, मेरे पास इन्फिनिया के 2.5 लाख पॉइंट्स पड़े हुए थे और वो वेस्ट हो रहे थे। हर महीने पॉइंट एक्सपायर भी होते हैं, इनकी टाइमिंग होती है कि एक्सपायर हो जाएंगे उसके बाद। कुछ तो ऐसे थे जो अगले दिन एक्सपायर होने वाले थे, मैंने उन्हें कैश में कन्वर्ट कराया, शायद 0.3 कुछ मिलता था उस समय के, एक पॉइंट का 0.3 पैसा मिलता है आपको, राइट। तो मैंने उसे कैश में कन्वर्ट किया, मैंने कुछ तो आया यार। तो यानी 2.5 लाख रुपए मतलब 60-65 हज़ार 70 हज़ार रुपए पड़े थे आपके पास एक तरह से। एक तरीके से हाँ, अगर मैं 0.3 के रेशियो से उसको कन्वर्ट कर दूँ, तो तब मुझे गेम समझ आना शुरू हो गई है क्या। उसके बाद से मैं कहीं भी जाता हूँ, कोई भी फ्लाइट है, आई यूज़ दोज पॉइंट्स, और सिर्फ आपको एक 30% पे करना पड़ता है कैश में, 70% आपके पॉइंट से पेमेंट हो जाती है। तो यही है तरीके भाई स्मार्ट थोड़ा सा बनने के, राइट। ऐसे बहुत सारे कार्ड्स हैं डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम। मुझे नहीं पता कि किसकी इनकम क्या है और किसको क्या सूट करेगा। मेरी इनकम के लिए मुझे जो क्रेडिट कार्ड सूट करते हैं मैंने वो ले रखे हैं और मैं उनको बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ। बस भगवान नज़र ना लगवाए कि कहीं क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स और डी वैल्यू ना हो जाए, क्योंकि बहुत चलता रहता है कि क्रेडिट कार्ड ने ये बंद कर दिया वो बंद कर दिया। आप जो गोल्फ वाली बात बता रहे थे, मेरे पास एक कार्ड था एक्सिस का, एक्सिस रिजर्व। उसमें अगर आपको कहीं जाना है, आप बुकिंग कर दो, आपको घर पे BMW लेने आती है। आपको एयरपोर्ट पे जाना है, BMW विल कम एट योर प्लेस, पिक यू अप, एयरपोर्ट तक ड्रॉप करेगी। वहाँ पे फिर आपको मीट एंड ग्रीट सर्विस भी आप ले सकते हो। मैंने मीट एंड ग्रीट ली थी, अभी मैं फैमिली के साथ वियतनाम गया था, तो हमने मीट एंड ग्रीट सर्विस ली थी। मीट एंड ग्रीट सर्विस में क्या होता है कि आप जाओगे, आपको एयरपोर्ट में किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आपको एस्कॉर्ट करने के लिए वहाँ पे 2-3 लोग आएंगे, वो आपके सारे कागजी कार्रवाई पूरी करवाएंगे, आपको ले जाएंगे, लाउंज में बिठाएंगे, खाना खिलवाएंगे आपको पूरा। जब तक वो चेक इन वगैरह नहीं करवा देते ढंग से प्रॉपर्ली, तब तक वो आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको कोई भी ज़रूरत है वो पूरी करके देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने टिकट्स का और वीज़ा का और सारा फोल्डर प्रिंट आउट निकाल रखा था, घर भूल गए हम। तो हम जब वहाँ पहुँचे, हमने उनसे बोला कि हम ऐसे फोल्डर घर भूल गए, ये PDF है, प्रिंट आउट निकाल दीजिए। 2 मिनट में उन्होंने प्रिंट आउट निकाल के दिए, और कोई लाइन में नहीं लगना, कुछ नहीं लगना, वो आपको अलग से गेट से ले जाएंगे। तो वैसे भी सिक्योरिटी लाइन इतनी लंबी होती है, कोई हम किसी लाइन में नहीं लगे एकदम। मैंने उसकी कुछ वीडियोस भी बनाई है, मैंने पब्लिकली डाली नहीं है। तो आराम से वो आपको 2 लेडीज आई थी, वो अच्छे से एस्कॉर्ट करते हुए ले गई, आपको जी अब इधर जाना है जी, अब इधर जाना है जी, अब ये फॉर्मेलिटी है जी। किसी लाइन में कुछ नहीं। इवन जो आपका आई थिंक सिर्फ हम एक जगह पे लगे थे जहाँ पे वो होता है ना, आपका पासपोर्ट पे वो स्टैंप वगैरह लगाते हैं, वो सारी चीज़ों जगहों पे हम लगे थे बस लाइन में। उसके अलावा भी जो सिक्योरिटी चेक वगैरह करना होता है, जो अंदर सारे वो इलेक्ट्रॉनिक्स देने होते हैं, वो भी VIP से निकाल के ले गए हमें, राइट। एंड कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ये क्रेडिट कार्ड के साथ फैसिलिटी थी, राइट। तो अब जिसको पता है वो एंजॉय कर रहा है, जिसको नहीं पता है वो नहीं कर रहा है। ये थोड़ा सा टाइम इन चीज़ों पे लगाना चाहिए, मैंने देखा, सीखना चाहिए। व्हाई नॉट, आपकी इनकम के हिसाब से आप क्रेडिट कार्ड लो, उसके साथ जो बेनिफिट्स हैं वो लो, क्यों नहीं लो, आपका हक है वो। आप खर्चा वैसे भी कर रहे हो, वैसे भी कर रहे हो, आप कौन सा खर्चा है, अगर आप अननेसेसरी सिर्फ क्रेडिट कार्ड हाथ में आ गया और उसके लिए खर्चा कर रहे हो तो बेकार है यार। बट एक सवाल आता है, अच्छा 2 सवाल आते हैं एक्चुअली। पहला सवाल ये है कि कार्ड का नाम ना बताने का 17% वाले का रीजन क्या है? मैं बताता हूँ। आई वॉन्ट पीपल टू डू सम वर्क। हाँ, और वो आसान है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे मिला हुआ है, लाखों लोगों के पास है यार वो कार्ड। हाँ, तो थोड़ा ढूंढ लो और जिसको मिल जाए वो कमेंट में बता देना। ये यस, मैं तो कहता हूँ कि आप अपना रिसर्च तो करो। आपको हर चीज पकी पकाई चाहिए, शेयर का नाम बता दो, म्यूचुअल फंड का नाम बता दो, कार्ड का नाम बता दो, तुम क्या करोगे? हाँ, तो थोड़ा सा रिसर्च कर लो, और हो सकता है कोई इससे बेटर हो तो वो भी बता देना। अब इससे बेटर कोई नहीं है। ये तो मैंने इसके बाद बहुत कार्ड्स को मैंने एक्सप्लोर किया, MX के मैंने कार्ड्स एक्सप्लोर करे, बट मुझे अभी तक इससे ज़्यादा बेटर कार्ड एज ऑफ दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं मिला है। तो अगर वो मिलेगा तो मैं वो भी लूँगा। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, मैंने खर्चा करना ही है, जो खर्चा मेरा है वो है ही। उस खर्चे को मैं कैश में ना करके, बैंक से ना करके, UPI से ना करके, क्रेडिट कार्ड से करूँगा, एज सिंपल एज दैट। अब दूसरा सवाल इसमें ये आता है, और जो लोगों को क्यों डाउट आता है इसके ऊपर, कि कोई अगर मैं क्रेडिट कार्ड कंपनी हूँ, मैं आपको बीच में ना रोक के एक बात और बताता हूँ। हाँ, क्रेडिट कार्ड छोड़ो, एक कंपनी का प्रमोशन करके जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, उसके फाउंडर देख रहे हो तो प्लीज़ कुछ अगर कुछ भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। ईजी डाइनर का नाम सुना है आपने? हाँ, क्या कमाल की ऐप है। हाँ,
इजी डाइनर के थ्रू आप जब बुकिंग करते हैं आपको वैसे ही 15-20% डिस्काउंट मिल जाता है, और उसके बाद जब इजी डाइनर की ऐप से ही पेमेंट करते हैं उसमें और 10% डिस्काउंट मिल जाता है। हाँ। और हम जैसा व्यक्ति तो भाई वो पेमेंट भी क्रेडिट कार्ड से करेगा तो और उस पर 15% का रिवॉर्ड वापस लिया आता है। तो 50% आपने स्टारबक्स पे ले लिया। जस्ट थिंक ओवर इट। हाँ। तो ये बात स्टारबक्स से पता नहीं इजी डाइनर चलता है कि नहीं चलता है। मैं मेरे को इजी डाइनर कैसे पता चला? हाँ। मेरे ऑफिस के नीचे एक कॉफी शॉप है। हाँ। मैं वहाँ पर हर रोज कॉफी लेने जाता हूँ। वो पोर्टेबल में देता है, अच्छी पैकिंग है, ब्लू टोक है मेरा ब्रांड, वैसे भी अच्छा। राइट। तो उसने मुझे कहा कि सर ये इजी डाइनर लग गया है, आप इससे पेमेंट करो। Exactly. तो 10% वो मेरे को टिपिकली डिस्काउंट दे देता है एज लॉयल्टी के। ये पहले कस्टमर थे हमारे जब हमने दुकान खोली थी। और जब इजी डाइनर से अगर आप पेमेंट करते हो तो कुछ 220 रुपए की उनकी आइस अमेरिकानो होती है, जो कि कुछ 160 या 65 रुपए की पड़ती है इजी डाइनर से पे करके। 2 मिनट का काम है, आपको यूपीआई भी खोलना है। इजी डाइनर, वहां से मुझे पता चला कि ये इजी डाइनर करके कुछ। अब बताओ कोई बुराई है इजी डाइनर यूज करने में? कोई बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं। हम अपने ऑफिस को लंच पे लेके गए, हजारों में बिल आता है, वहाँ पे अगर आपके 3-4 हज़ार रुपये बच गए इजी डाइनर की वजह से, तो यार ये तो अमेजिंग है। और ये सब चीज़ें मुझे पहले नहीं पता थी। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो क्रेडिट कार्ड में बोल रहा हूँ, मुझे उसके साथ 1 साल की इजी डाइनर मेंबरशिप भी फ्री मिली है। अरे वाह। और फिर उन्होंने 1 साल के लिए फिर फ्री दे दी। अभी बर्थडे मंथ था मेरा अगस्त में, उन्होंने फिर से फ्री दे दी। तो पॉइंट ये है कि आपके आसपास फैसिलिटीज़ हैं, आपको एक्सप्लोर करना आना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं मिस कर रहा हूँ। मैं आपको और एक्सपीरियंसेस बता सकता हूँ। मेरे पास एकॉर की भी मेंबरशिप है। एकॉर लिमिटलेस करके एक इनकी मेंबरशिप आती है होटल स्टेज वगैरह के लिए। अभी हम मेरे ख्याल से 12 या 14 हज़ार रुपए साल की होती है। अभी हम वियतनाम गए थे, वहाँ पे बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिला उसकी वजह से। अभी आपको एरोसिटी में जाके पुलमैन में रहना है, मेरे पास शायद 1 या 2 नाइट फ्री पड़ी हुई है। राइट। तो आपका लाइफस्टाइल कैसा है, उसके हिसाब से आपको कौन कौन सी मेंबरशिप सूट करती है, आप उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो वो लीजिए ना। आईटीसी कलिनियर है मेरे पास। आईटीसी कलिनियर पे आप खाने पे कुछ भी खर्चा करते हो 25% आपको वापस ग्रीन पॉइंट्स मिल जाते हैं। और अगर 5 लोग जा रहे हैं तो 25% बढ़ जाता है उसमें। यस, डिस्काउंट्स आपको मिल जाते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आईटीसी कलिनियर आई थिंक 24-25 हज़ार रुपये की मेंबरशिप है। उसके साथ वाउचर्स ही इतने सारे मिले हुए हैं, आप उनको ढंग से यूज़ कर लो तो आप कम से कम 60-70 हज़ार की वैल्यू तो वहीं से एक्सट्रैक्ट कर लोगे। अब वो है ना कि आप यूज़ करते हो कि नहीं, आपका लाइफस्टाइल वैसा है कि नहीं है। और इवन आईटीसी वालों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। मेरे कुछ वाउचर्स एक्सपायर होने वाले थे, तो जब मैंने मेंबरशिप रिन्यू कराई उन्होंने वाउचर्स भी रिन्यू कर दिए जो पुराने वाले भी थे। तो मेरे पास भर के वाउचर्स पड़े हुए इस समय। तो और ये सारी चीज़ें ना, ये अपना खुद का डेटा पढ़ने की बात है कि आपका पास्ट स्पेंडिंग ट्रेंड क्या है, कहाँ पर कितना स्पेंड होता है और उसके लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। एग्जैक्टली। और यार प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे 2 अंधा पैसा कमाने वाले लोग बैठे हैं और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमने भी अपने गुर्बत के दिन देखे हैं। हमने अपने वो पार्ट ऑफ लाइफ जी ली है। अब भगवान की दुआ से आप लोगों के विश्वास से ठीक ठाक पैसा अर्न किया है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। और एंजॉय करते समय भी बनिया बुद्धि लगा रहे हैं कि भाई कैसे जो है डिस्काउंट मिल सकता है, कैसे जो है मैक्सिमम बेनिफिट जो हम निकाल सकते हैं अपने खर्चे पे। और बनिया शब्द को भी नेगेटिवली ना लिया जाए। मेरे हिसाब से बनिया वो है जो अपने पैसे को जुडिशियसली यूज़ करना जानता है। जुडिशियसली यूज करना जानता है। तो बनिया होना, कोई कहीं बोलते हैं ना बनिया बन रहा है या नेगेटिवली ले लेते हैं। मैं तो बनिया ही हूँ। मेरे सारे दोस्त, अच्छा सीए में है कौन, सारे तो बनिए बैठे हुए हैं। तो मेरे सारे दोस्त जो हैं आसपास सब बनिए। और मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छी बात है भाई, आप पैसा अपना जुडिशियसली यूज करना सीख रहे हो। और हम तो बोलते हैं कि सीए इज अ डीम्ड बनिया। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो डीम्ड बनिया है। वो हो या ना हो, सरनेम कोई भी हो, सीए कर लिया भाई डीम्ड बनिया हो, नेचर में आ जाएगा। यस। एंड छोटे मोटे शौक हैं वो पूरे कर रहे हैं, जो पैसा कमाया उसको स्पेंड कर रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। और साथ साथ में जहाँ से जो बेनिफिट मिल सकता है लीगली वो हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो और इसमें ना जो पैसा बचे, जो जिन लोगों को पहले वाले उसमें वो डाउट हो ना यार सिप का पैसा कहाँ से आएगा, ये वो जो खर्चे जैसे ही आपके कम होंगे ना, जहाँ से बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करके खर्चा कम, वो पैसा आप इन्वेस्ट कर लो। राइट। एंड मतलब जब भी पॉडकास्ट सुने ना तो पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ सुने। हमने शुरू में बोला खर्चा कम करो, अब हम बात कर रहे हैं होटल के मेंबरशिप्स वगैरह की। वो हमारा लाइफस्टाइल है, राइट। वो अब हमारा लाइफस्टाइल है। लेकिन अब भी हम लोग होटल में भी भाई ब्रेकफास्ट करने वहीं जाएंगे जहाँ फ्री में मिल रहा होता है सुबह वाला। हम कभी इन रूम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए पैसे लग जाएंगे। तो हम वहाँ भी जो बचा सकते हैं बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और प्लीज़ आप हमारा इंटेंट समझें। हमारा इंटेंट यही है कि हम आपको बता पाएँ कि पैसा खर्च करने का भी एक तरीका होता है। अगर उस तरीके को फॉलो किया जाए तो उस पर आप चाहे कुछ भी बचाएं, 1% बचाएं, 17% बचाएं, बचा सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा हमारा ना बहुत सारे आजकल के बच्चे तो ज़्यादा इस बारे में कि हमारा चाइल्डहुड में जो एक्सपीरियंस था पेरेंट्स के साथ,
उसके हिसाब से हमारा शेप अप होता है, हमारे जो भी हम दुनिया में कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही एक रिलेशनशिप पैसे के साथ भी होता है। अब मनी के साथ जो रिलेशनशिप है, अगर आपको उसकी रिलेशनशिप काउंसलिंग करनी है कि ये आपका एक नेगेटिव एक्सपीरियंस मनी के साथ ना रहे, तो कौन सी चीज़ों पे ध्यान दोगे, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन जो या तो एक बहुत स्टोरी सुनते हैं ना, हम पापा के पास बहुत पैसे थे फिर वो गरीब हो गए, अब बच्चा जो है वो बाहर निकल रहा है काम करने, या इतने पैसे थे कि पैसे की वैल्यू नहीं पता है, या पैसा कभी देखा ही नहीं है। अभी जो जहाँ जिस बुक से ये बात निकलती हुई आ रही है, मैं बताता हूँ, बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, है ना, जो आप लाइव भी मैं इस बुक का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने 8-9 बार पढ़ रखी है बुक, और अभी पता नहीं मैं और कितनी बार पढ़ने वाला हूँ, अभी पता नहीं और मैं कितनी बार पढ़ने वाला हूँ। मैं आपके लिए भी आज यही लेके आया हूँ, साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो इस बुक में ये बात लिखी है, नो वन इज़ क्रेजी, और इस किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी है कि हर कोई अपने एक्सपीरियंस से बात करता है। आपके माता पिता और हमारे माता पिता बोलते थे बेटा एफडी कर ले, तो उनका एक्सपीरियंस था कि एफडी पे 12% का इंटरेस्ट मिलता है और जीवन में क्या चाहिए। गोल्ड में इन्वेस्ट कर ले, तो उनका एक्सपीरियंस था कि भाई गोल्ड जो है अच्छा उनके टाइम पे चला। तो अगर क्लीन स्लेट से आपको शुरू करना है, तो मैं ये बोलूँगा कि एक तो आप किसी को भी क्रेजी बोलना बंद कर दो। आपके माता पिता आपको एफडी करने के लिए बोल रहे हैं, वो अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं, वो गोल्ड करने के लिए बोल रहे हैं, अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं। अगर आपके फादर बोलते हैं कि रियल एस्टेट में कर, वो अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं। बट आप ये देखिए कि करंटली क्या सही चल रहा है, राइट। करंट कंडीशंस क्या है, आप पास्ट में उनकी बातें सुनिए, लेकिन करंट कंडीशंस क्या आपको अलाउ करती हैं कि आप रियल एस्टेट खरीद पाएँ गुड़गांव जैसी एक जगह के अंदर। आई डोंट थिंक एक बिगनर के लिए ये पॉसिबल, सोचना भी पॉसिबल है कि वो गुड़गांव के एकदम कोर एरिया में बैठ के कोई प्लॉट खरीदने के बारे में या फ्लैट खरीदने के बारे में सोचे। करंट कंडीशंस इशारा करती हैं कहीं ना कहीं कि एक व्यक्ति जो क्लीन स्लेट से शुरू करना चाहता है, फंडामेंटल्स फॉलो करे। नंबर 1, अच्छी इनकम करे, उस इनकम को इंक्रीज़ करने पे कोशिश करे कि मैं ईयर ऑन ईयर इसको कैसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ। नंबर 2, अपने रिस्क को मैनेज करे, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, से नो टू डेट। नंबर 3, अब उसको अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स देखनी। करंट कंडीशन, आपके माता पिता के ज़माने में, हमारे माता पिता के ज़माने में स्विगी जोमेटो ओला नहीं हुआ करती थी कि भाई शाम को मन कर रहा है तो चलो गोलगप्पे मंगा लिए, टिक्की मंगा ली और ये सब चीज़ें मंगा ली और स्टारबक्स से कॉफ़ी मंगा ली। आज ये सब चीज़ें हैं जो आपको कंपेल कर रही हैं ज़्यादा स्पेंड करने के लिए। ना ही हमारे माता पिता ऐसे थे कि अच्छा हमने लाइट चेंज करी तो पूरा घर भी उसके हिसाब से चेंज कर देते हैं, राइट। हम लोग ऐसे हैं, तो आपको करंट कंडीशन के हिसाब से अपनी स्पेंडिंग भी कम करनी है, इनकम लगातार बढ़ाते रहना है, रिस्क को मैनेज करना है। रिस्क में मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, ये 3 बेसिक्स हैं। डेट को ना बोलें, स्पेंडिंग कम करें, और जो पैसा बच जाए उसमें एक बड़ा चंक लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास जो पैसा है वो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें। आज का जो सही मुझे लगता है एकमात्र एसेट क्लास है जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, जिसमें हर कोई एंट्री ले सकता है। रियल एस्टेट भी बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है, लेकिन उसमें हर कोई एंट्री नहीं ले सकता है। नो वन कैन कम एंड से भाई 1 करोड़ का प्लॉट है मैं आज ले लूँगा। 1 करोड़ का प्लॉट तो मैं बोल के ही बेवकूफ़ी कर रहा हूँ गुड़गांव जैसी जगह पे। 10 करोड़ मिनिमम 10 करोड़ का, अच्छी जगह पे मिनिमम 10 करोड़ का आपको जो है प्लॉट मिलने वाला है। 4-5 लाख रुपए गज तक ज़मीन जो है वो छू रही है, राइट। सो अगर एक व्यक्ति आज शुरू करना चाहता है, ये बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करे और इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू करे, और इक्विटीज़ में भी वो म्यूचुअल फंड पकड़े। म्यूचुअल फंड को इतनी गालियाँ पड़ती हैं, पता नहीं क्यों। आई रियली डोंट नो वाई। मुझे लगता है कि इंसान सिंप्लिसिटी चाहता ही नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी चाहता है। म्यूचुअल फंड सिंपल टूल है, आपके पैसे को डाइवर्सिफाइड मैनर में डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर लगा सकता है, वाई नॉट। तो आप अगर एक बिगनर हैं, आप वहाँ से शुरुआत कीजिए, ईयर ऑन ईयर अपनी इनकम बढ़ाइए, ईयर ऑन ईयर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे आपको और जानकारी होते जाए, म्यूचुअल फंड में थोड़े और कैटेगरीज के अंदर आप एंट्री लेते जाइए। इतना सिंपल सा प्लान है ये सिंपल है, ईजी नहीं है। ईजी क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बायसेस, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व। मैं एक इसमें ना डाउट पूछता हूँ, जो please. मेरे भी दिमाग में आता है। अब जैसे एक जनरेशन है पूरी नीरज जिसने इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा 2010-11 के एरा में, आप भी तब CA बने, राइट। उन्होंने ना एक ही डायरेक्शन का मार्केट देखा। एक जनरेशन है जिसने 2008 भी देखा है, जिसने 2000 भी देखा है, जिसने 1960 वाला डिप्रेशन भी शायद देखा होगा या एटलीस्ट पढ़ा होगा उसके बारे में। राइट। अब जब वो मार्केट को देखते हैं ना, वो कहते हैं यार 25.8 पे अगर जो प्राइस अर्निंग रेशो निफ्टी का चल रहा है, तो आप हिस्टोरिक डेटा देखो, ये यहाँ से ये पीक करेगी, ये ऐसे ऐसे ग्राफ चलता है, हमें पता है, हमने बैक डेटा पे टेस्ट करा हुआ है, अब यहाँ से ये गिरेगी। ये करते करते मार्केट जो है वो 22,000 से 26,000 पहुँच गई है। तो बट ये जो फियर है ना, ये और ये ज़्यादा बिकता है, ये ज़्यादा आसान है इससे कोरिलेट करना। हाँ, अभी मैं बोल रहा हूँ 12,000 जाने वाली निफ्टी, तो एक रील निकल जाएगी, बड़ी निकल जाएगी और वायरल भी हो जाएगी वो। हाँ। तो बट ये कहना कि यार 26,000 है, अब म्यूचुअल फंड ले लो,
ये बड़ा मुश्किल, म्यूचुअल फंड का कोई लास्ट 20 साल का डेटा देखेगा ना, SBI जिसको बहुत सेफ म्यूचुअल फंड माना जाता है, 2008 में आप देखो वो कैसे गिरा था। तो ये क्या है, यही उस जनरेशन की वजह से जिसने कभी वो देखा ही नहीं है रियल में, एक्सपीरियंस नहीं करे वो दिन जब एक एक करके मार्केट गिरती है। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं इसमें 2020 में देखो मार्केट गिरी थी, हमने वो देखा है, पर वो 1.5 महीने का जो मार्केट का डिप, या जब वो नाचता है ना ग्राफ 1.5 महीने वर्सेस जब वो 1-1.5 साल 2 साल चलता है, एक रियल में जब करेक्शन आता है, उसमें बहुत फर्क होता है कई बारी। बिल्कुल होता है। तो इस समय जिस समय हम मार्केट ऑल टाइम हाई पे, वैसे तो पिछले 10 साल से मार्केट ऑल टाइम हाई पे ही, क्योंकि बढ़ता जा रहा है ऑल टाइम मार्केट जब से शुरू हुआ तब से ऑल टाइम हाई पे। हाँ, तो ये इस समय कहोगे किसी को जो स्टार्ट करेगी कि अब से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो? 100% कन्विक्शन के साथ बोलूँगा, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में स्टार्ट करना चाहते हैं, द बेस्ट टाइम वॉज जब आपके पास पहली बार पैसे आए थे। द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज़ टुडे, अगर आप SIP करना चाहते हैं। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, इस पर जितनी मर्जी रिसर्च करवा लीजिएगा, अगर आप लमसम पैसे डालते हैं ना, ये बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, उस पर ज़्यादा रिटर्न्स बनते हैं, बस उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। मैंने आज लमसम की बात बोली और किसी ने बाई चांस हमारा पॉडकास्ट सुन के, हमारी बात सुन के, उसके बाद 10 लाख रुपए पड़े थे, उसने एक म्यूचुअल फंड में डाल दिए एक साथ, और मार्केट कल और 600 पॉइंट नीचे गिर जाती है, 500 पॉइंट नीचे गिर जाती है, वो गालियाँ निकालेगा हम दोनों को बैठ के। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, अगर वो उस वोलेटिलिटी को झेल गया, उस 10 लाख पे उसे SIP से ज़्यादा रिटर्न मिलने वाले हैं। ये कैसे? मैं ये इसलिए भी पूछ रहा हूँ और मैं बता देता हूँ, मैंने SIP और ये सब चीज़ें जो स्टार्ट करी है, मैं तो लमसम पैसे में से SIP दे रहा हूँ कि एक साथ नहीं डालते। हाँ, ये एक्चुअली क्या है, हम एक साथ क्यों नहीं डालते? क्योंकि हम वोलेटिलिटी से डरते हैं। हाँ, मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है। जब आप 2020 की बात बता रहे थे, मैंने 2008 भी देखा है। मुझे वो जब 2008 कोई भी बोलता है तो मुझे एक मूवमेंट याद आता है कि मैं अपने पापा के साथ मारुति 800 के अंदर बैठा हूँ, पापा चला रहे हैं, मैं साइड सीट पे बैठा हूँ, और हमने एक जगह ली थी फरीदाबाद में, एक प्लॉट लिया था, एक घर लिया था, हम उसकी पेमेंट करने जा रहे हैं, हम हिसाब लगा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट से कितना पैसा निकाल सकते हैं, और वहाँ पर न्यूज़ आती है कि मार्केट गिर गई है। राइट, तो वो मूवमेंट मुझे याद है एग्जैक्टली। प्लॉट लेने जा रहे थे आप रास्ते में? हम ले चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, पेमेंट के लिए हम बना रहे होते हैं ना कि अच्छा इतना पैसा यहाँ से निकलेगा, इतना पैसा यहाँ से निकलेगा, इतना पैसा यहाँ से निकलेगा, और तभी खबर आती है कि स्टॉक मार्केट में क्रैश आ गया। राइट, तो मूवमेंट मुझे अच्छी तरह से याद है वो बिल्कुल। 2020 मुझे बहुत अच्छी तरह याद है क्योंकि 2020 में मैंने खूब पैसे लगाए थे। मैं आपको ये बता रहा था कि जनवरी 2020 में मैंने जो लमसम इन्वेस्टमेंट करी थी, उसके बाद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू शायद 30-40% नीचे गई थी मार्च 2020। बिल्कुल गई होगी, राइट, करेक्ट। लेकिन आज उसी लमसम पे सबसे ज़्यादा रिटर्न है मेरे पास, सबसे ज़्यादा रिटर्न है, 100% से ऊपर का रिटर्न है। इसका लॉजिक क्या है यार? ऐसा होता है जब आप SIP करते हो ना, तो आप एवरेज कर रहे होते हो, और एवरेज में अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। ऊपर का भी आपने एवरेज पकड़ा हुआ है। यस, और जब लमसम, ये बात बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बोली है मैंने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक मुझे लगती है हमारी जनता में, दे डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, दे डोंट अंडरस्टैंड द नुआंसेस, उन्हें बस फॉर्मूला चाहिए। नहीं, ये तो यार आप सही कह रहे हो। अगर सीढ़ियाँ मैं चढ़ रहा हूँ और मार्केट का डायरेक्शनल ट्रेंड 10 साल 15 साल 20 साल के होराइजन पे अगर ऊपर ही रहने वाला है, तो जितनी जल्दी मैं ज़्यादा कैपिटल डाल दूंगा उतना ज़्यादा मैं जो है उसके आगे के रिटर्न्स एंजॉय कर सकता हूँ। बट इसमें रिस्क है। रिस्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी आपको परेशान कर सकती है। आपका बिहेवियर डिटरमाइन करेगा कि आप उसमें क्या करते हो। जैसे मुझे अपने बिहेवियर के बारे में पता है ऑनेस्टली। एक आपको बॉटम लाइन बताता हूँ, ये दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली है। ये बॉटम लाइन है। और इसका जीता जागता सबूत है 2020, जब लोगों को ऐसी फीलिंग, कई लोगों को ऐसी फीलिंग आ गई होगी कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। 1919 में भी, 1990 में भी शायद एक प्लेग फैला था, तब तो इससे भी ज़्यादा जो है वो डेथ्स हुई थी, इससे भी ज़्यादा वो बुरा था, तब भी दुनिया ख़त्म नहीं हुई। वर्ल्ड वॉर हो गया, दुनिया ख़त्म नहीं हुई। वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, दुनिया ख़त्म नहीं हुई। रशिया यूक्रेन को हमने शुरू में कितनी हाइप दे दी थी, अब पता नहीं क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। हम कुछ सोच भी नहीं रहे उनके बारे में। है ना। तो एक बॉटम लाइन ये है कि दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली, और जब दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली है ना, आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही चलने वाली हैं। राइट, मतलब मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ अगेन कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ, और बुक्स में मुझे दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर्स के माइंड में झांकने का मौका मिलता है। और आप एक कॉमन चीज़ बताता हूँ आपको, हर बढ़िया इन्वेस्टर की, चाहे वो टेम्पल्टन हो, चाहे वो मिस्टर मार्क्स हो, चाहे वो मनीष पबराई हो, चाहे वो वॉरेन बफे हो, चाहे वो चार्ली मंगर हो, ये लोग तो ऐसे इवेंट्स का इंतज़ार करते हैं कि आग लग जाए मार्केट में, हम जाएंगे शॉपिंग लोग बेचेंगे और हम खरीद लेंगे। बेवकूफ़ लोग ये सोचेंगे कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, और ये फैक्ट है कि दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली है। राइट, एक
कोरियन क्राइसिस 97 का, $10 बिलियन की उसके अंदर जो है वो पैसा लगाया था टेम्पल्टन ने उस टाइम पे, जब पूरी दुनिया ने उस कंट्री को राइट ऑफ कर दिया था। 10 बिलियन, फिगर्स चेक कर लीजिएगा, ऑडियंस चेक करके बता देगी, और वो कमाल का उसको रिटर्न देके गया था। टेम्पल्टन की बात बता रहा हूँ मैं आपको, सर जॉन टेम्पल्टन की मैं आपको बात बता रहा हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने ब्रोकर को फ़ोन करके बोलते हैं कि जो सबसे नीचे गिरी हुई कंपनी है ना, वो 100 कंपनीज नीचे से खरीद लो, और वो ब्रोकर बोलता है भाई इसमें से 37 तो लिक्विडेशन में जाने वाली हैं, कहता खरीद लो, और बढ़िया बैट रही उनकी वो, क्योंकि उस समय सोचो कितना नर्वसनेस रही होगी मार्केट में, कितना फियर रहा होगा मार्केट में कि सब बेच रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा, वॉर भी होने वाला है। टेम्पल्टन उल्टा सोच रहा था कि जो सबसे ज्यादा पिटे हुए स्टॉक्स हैं वो खरीद लो। अब ये इतना भी आसान नहीं है, ऑब्वियसली उसने उसने और चीज़ें एनालिसिस करी होंगी, हाँ। बट एक मोटे मोटे तौर पे उसने यही किया। आप उसकी जब पढ़ेंगे उनके बारे में, टेम्पल्टन के बारे में, तो आपको ये पता चलेगा। मेरा हम्बल सबमिशन ये है कि आपको SIP शुरू करनी है, आप अभी करिए। आपको लमसम करना है और आप अपना बिहेवियर मैनेज कर सकते हो। एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ करना अगर आपको आता है, आप अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ करके अगर लमसम भी डाल देते हो ना, मैं आपसे 10 साल बाद बात करूँगा, आप 10 साल बाद मुझे थैंक यू बोल रहे होंगे। SIP करोगे तो भी थैंक यू बोल रहे होंगे, लेकिन लमसम के जो रिटर्न्स आते हैं ना, वो अलग लेवल के आते हैं, बिल्कुल अलग लेवल के आते हैं, राइट। क्योंकि उस अब शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है। आपने पैसा डाला, कल मार्केट 400 पॉइंट ऊपर चल गई, 300 पॉइंट ऊपर चली गई, राइट। लेकिन शॉर्ट टर्म में वो जब नीचे जाएगी, आपका दिल जो है ना एक बार को यहाँ तक आ जाएगा कि भाई ये आज डाल देता। हाँ, आज डाल देता। और एक बात और, ये मैंने आलोक जैन सर से सीखी थी, उन्होंने भी शायद किसी से सीखी होगी, मैंने उनसे सुनी थी कि स्टॉक मार्केट इज़ अ रिग्रेट मशीन। वो रिग्रेट मशीन क्या है कि अगर आपने आज खरीद लिया और कल गिर गया तो आप बोलते यार एक दिन और लेट इन्वेस्ट कर लेता, और आज खरीद लिया कल बढ़ गया तो आप सोचोगे काश और इन्वेस्ट कर लेता। हाँ। तो वो रिग्रेट आपको होगा ही होगा। और आज बेचा और कल जो है बढ़ गया, वो तो सब टाइम नहीं कर सकते बेसिकली आप स्टॉक मार्केट को। टाइम कोई भी नहीं कर पाया यार, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं हिंदुस्तान में, दुनिया में। टाइमिंग करने के बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी है। अगर किसी ने टाइम कर भी लिया तो वो उसका लक था, बस दैट्स इट। आप अपने आप को क्रेडिट मत दीजिए, अपनी पीठ मत थपथपाइए। हाँ, आप साइकिल्स को रीड करना थोड़ा बहुत सीख सकते हो। द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेसिमिज्म आप पकड़ सकते हो, ये मार्क्स साहब बोलते हैं, हॉवर्ड मार्क्स उनका नाम है, बहुत बढ़िया किताबें उनकी लिखी हुई हैं। तो बोलते हैं कि उन्होंने शायद ये फ्रेज भी बनाया, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेसिमिज्म। कोविड 23 मार्च 2020 वॉज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेसिमिज्म इन द मार्केट, राइट। जब मोदी जी ने बोल दिया भैया कल से सब बंद है, जब थालियां पीटने लग गए थे हम लोग, राइट। हाँ। तो उस समय मैक्सिमम पेसिमिज्म था। उस समय जिसने पैसा डाला होगा ना, उसके आप ₹1 की वैल्यू आज देखना कितनी हो रही हो, करेक्ट है ना। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि, और जो आपने बोला ना मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था 2017 में, मैंने समझ के इन्वेस्ट करना शुरू किया था। उससे पहले वही म्यूचुअल फंड की 2000 की SIP जा रही थी, तब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे थी। हाँ। तब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे थी, आज ही मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, और 10 साल बाद भी मार्केट अपने नए ऑल टाइम हाई पे होगी। ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो, इनको कंप्लीटली इग्नोर करिए। आपका फोकस होना चाहिए इनकम कैसे बढ़ानी है, रिस्क कैसे मैनेज करना है, स्पेंडिंग कैसे कम करनी है, और आपने जो है उसको सही एक अच्छे म्यूचुअल फंड चूज़ करके कैसे आपने उसमें पैसे ज़्यादा से ज़्यादा डालने हैं। एक और मैं आपको कोट देता हूँ यहाँ पे, ये भी शायद मार्क्स साहब का ही था। मैं तो, मुझे ऐसा लगता है मैं इनके साथ जी रहा हूँ, आसपास ही चल रहे होते हैं सब मेरे। आई एक्चुअली फील देम कि भाई ऐसा लगता है कि साथ में ही चल रहे हैं। तो बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन समझने वाली है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कभी भी ज़्यादा पैसा कमा के कोई अचीव नहीं कर पाया, कम खर्च करके अचीव कर पाया है। आप लाखों करोड़ रुपए कमा लो, लेकिन आपका खर्चा अगर लाखों करोड़ से ज़्यादा होता है, आप फाइनेंशियली कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में 2 चीज़ें ना, इनकम और एक्सपेंस। एक्सपेंस आपने कम करना है, इनकम बढ़ानी है। आप अगर इनकम बढ़ाते जाओगे और एक्सपेंस भी साथ में बढ़ाते जाओगे, आप कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाओगे। यार ये जो आपने ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो की बात करी ना, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो 2017, 18, 19 के एरा में जब मार्केट 15-16 हज़ार होती थी ना, कि करेक्शन पे खरीदेंगे। जब करेक्शन और आज की डेट में वही लोग अभी भी कहते हैं यार मार्केट 26 हज़ार पे ना 20% का करेक्शन आएगा तब खरीदेंगे। और वो एक पूरा ऐसा बड़ा तबका है जो मार्केट के बाहर ही बैठा रह गया है, जो शायद ये पॉडकास्ट भी सुन रहा होगा कि यार अब करेक्शन आने वाली है, शायद ये बता, अगर इस पे थंबनेल लगा दिया ना कि मार्केट गोइंग टू क्रैश इन 2 मंथ्स ऐसा कुछ, तो वो लोग जो है ये देख भी रहे होंगे। तो उन लोगों के लिए जो इस करेक्शन की वेट में अभी तक रुके रह गए हैं या बाहर बैठे रह गए हैं मार्केट के, इस समय अब वो
मार्केट में ही इन्वेस्ट करें या कोई और एसेट क्लास भी है इक्विटी के अलावा, क्योंकि जो नो रिग्रेट वाला जो चक्कर है ना, अब वो पैसा कोई लगाएगा भी ना तो बड़े दुख से लगाएगा, और जो रिलेशनशिप विद मनी वाली बात हुई तो वो ना हमेशा सोचेगा यार मैंने तो इतनी लंबी बस छोड़ दी, 3 साल 5 साल बाहर बैठा रह गया मैं, अब क्या करना। ये लोग जो मार्केट के गिरने का इतना इंतजार करते हैं ना, ये वही लोग हैं जो मानते हैं कि अर्थ इज फ्लैट, राइट। बहुत सिंपल सी बात है। मैं आपको बताता हूँ, मैं भी मार्केट के गिरने पे इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन मैं इंतज़ार नहीं करता कि आज 2% गिरी है कल तो फिर 2% गिरेगी। मैंने अपने इन्वेस्टिंग पैटर्न को 2020 में देखा, मैं रेगुलर इन्वेस्ट कर ही रहा था, तो मार्च में भी मैंने 10 मार्च को भी इन्वेस्ट किया है, 11 मार्च को भी इन्वेस्ट किया है, मैंने 12 को, क्योंकि हर दिन मार्केट थोड़ी थोड़ी गिर रही थी। मैंने भगवान की दुआ से मैं बॉटम को भी पकड़ पाया। अगेन लक है, आई एम नॉट अ मास्टर एंड नो वन इज़ दी मास्टर, के बॉटम को आप पकड़ पाओगे। वो लक था, सिर्फ लक था कि 23 मार्च को भी मैंने कुछ पैसे डाले हैं, राइट, जब मेरे उस फंड की एनएवी सबसे कम चल रही थी। सो पॉइंट ऐसा है कि आप अगर इंतज़ार करते रहोगे ना तो आप इंतज़ार ही करते रह जाओगे। तभी मैं बोल रहा हूँ SIP शुरू करनी अभी करिए। और आपको मैं एक और डेटा पॉइंट देता हूँ, अगर ये बड़ा यूनिक बात है, इसके ऊपर एक शायद वैल्यू रिसर्च करके एक वेबसाइट है, धीरेन्द्र कुमार जी चलाते हैं, उनके किसी मैगजीन में शायद ये बात आई थी कि अगर आप 2 लोगों को कंपेयर करें, जिसने मार्केट की टॉप पे इन्वेस्ट किया था, उसके बाद मार्केट में क्रैश आया और फिर मार्केट वहाँ से ऊपर भी गई, और जिसने बिल्कुल मार्केट के बॉटम पे भी इन्वेस्ट किया था, अभी भी ज़्यादा वेल्थ उसने क्रिएट करी होगी जिसने टॉप पे इन्वेस्ट किया था, नीचे आया और फिर ऊपर गया। ऐसा क्यों? यही तो जादू है। जिसने, देखो मान लो कोई SIP कर रहा है, उसने SIP शुरू करी टॉप पे, मार्केट में 12 महीने बाद क्रैश आ गया, 18 महीने बाद क्रैश आ गया, लेकिन 12 महीने 18 महीने तक वो पैसा लगाता रहा, क्रैश में भी उसकी SIP गई होगी। अब जब मार्केट वहाँ से बाउंस बैक करेगी तो वो सारे पैसे को लेकर बाउंस बैक करने वाली है। इस पे कैलकुलेशन, मैं आपको सिर्फ बात बता रहा हूँ, इस पे कैलकुलेशन हो रखी है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने 9 मार्केट साइकिल्स को एक्सपेरिमेंट में लिया था कि 9 मार्केट साइकिल्स, 9 टाइम्स मार्केट नीचे गई ऊपर गई, और उन्होंने दिखाया कि जो टॉप पे इन्वेस्ट कर रहा था बिल्कुल जो कैच कर पाया, जो इतना खुशकिस्मत था, तब भी उसने ठीक ठाक रिटर्न बना लिया। जिसने टॉप पे किया था बराबर या उससे ज़्यादा ही बना के गया है, क्योंकि वो तब से पैसा लगा रहा था। तो वही लमसम वाली बात आ गई, जिस दिन मार्केट बॉटम में थी उसका इतना पैसा मार्केट में ऑलरेडी था, चाहे वो 30-40% नीचे था, तो भी इतना बड़ा कॉर्पस था कि जब वो वहां से मार्केट आगे बढ़ी तो पूरा उसने रिटर्न वाली साइकिल पूरी कैप्चर कर ली। अब होगा क्या, ये आम जनता को बात समझ नहीं आएगी, वो नीचे करेंगे ट्रोल। हाँ, मेरी तो दिक्कत यही है यार कि आप सीखने की भावना रखो ना। मैं आज भी सीख रहा हूँ, आई एम 38 ईयर्स ओल्ड, मैं आज भी सीखने की भावना रखता हूँ। मुझे कहीं भी लगता है ना यार ये इससे मुझे मैं कुछ सीख सकता हूँ, या ये जो बात बोली है, मैं शक नहीं करूँगा, मैं जाके उस पर रिसर्च करूँगा। हाँ, मैं जाके उस पर देखूंगा कि बात बोली है इसमें दम है कि नहीं है, बैक टेस्ट करूँगा। यस, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन पे आर्टिकल पब्लिश हुआ है, एक CFA है, उन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किया है। 9 मार्केट साइकिल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9 या 6 हैं, 9 या 6 मार्केट साइकिल्स उन्होंने टेस्ट करके दिखाई है। क्या चाहिए आपको और ज़िंदगी में? ऐसी जगह जहाँ पे आप बिल्कुल टॉप पे भी घुस जाओ तो भी आप लोग जो है वो बॉटम वाले के बराबर या उसको बीट करते हुए निकलोगे। और क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में? तो ये क्रिप्टो और ये रीट और ये ले लो वो ले लो। मैं जिस स्कूल से आता हूँ, जहाँ जो मेरे टीचर्स रहे हैं, जिन लोगों को मैं पढ़ता हूँ, उनकी भाषा में इन्हें फैड बुलाया जाता है, राइट। और ये फैड ज़िंदगी में दुनिया में आते रहे हैं, आते रहेंगे, लोगों को बर्बाद करते रहे हैं और करते रहेंगे, राइट। ट्यूलिप मेनिया आया था, लोग बाग ट्यूलिप खरीद के अपने घर में रखने लग गए कि भाई पता नहीं इसमें क्या है, राइट। ट्यूलिप मेनिया के बाद सर आइजैक न्यूटन ने पैसे खोए। आइजैक न्यूटन की बात कर रहा हूँ मैं, राइट, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एवर रहे, फिजिसिस्ट रहे, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स इन द वर्ल्ड। यस, उन्होंने अपना पैसा खोया स्टॉक मार्केट के अंदर। ग्रीड एंड फियर, मॉर्गन हाउसल की सेकंड बुक है सेम एज एवर, वो भी लाया हूँ मैं आज आपके लिए, सेम एज एवर भी पढ़िएगा। ग्रीड और फियर, जब से इंसान पैदा हुआ तब से ग्रीड और फियर वैसे के वैसा ही है, राइट। तो मेरा सिंपल सा पॉइंट यही है कि भाई ये जो फैड्स आते हैं बीच में, इनसे दूर रहिए और एक बॉटम लाइन समझ के जाइए कि डोंट इन्वेस्ट इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड। सिंपल है, इन्वेस्ट मत करें अगर आपको समझ नहीं आता, पहले समझे फिर इन्वेस्ट करें। जब आप बिना समझे किसी भी चीज़ में पैसा डालोगे ना, आपका नुकसान तय है। नुकसान तय नहीं है तो आपके प्रॉफिट लिमिटेड है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। मान लीजिए आपने मुझसे आज पूछा कि भाई एक शेयर बता दो, मैंने बता दिया आपको भाई ये शेयर ले लो। वो शेयर लेते ही ना 20% ऊपर चला गया, आपकी कन्विक्शन नहीं है कि आप उसे उससे ज़्यादा रखो, आप तुरंत बेच दोगे क्या 20% ऊपर चला तो गया, बिल्कुल। लेकिन अगर मैंने किसी शेयर पर रिसर्च कर रखा है, राइट, मैं उसकी हर क्वार्टर रिपोर्ट पढ़ता हूँ बैठ के, मैं उसकी मैनेजमेंट से बात कर चुका हूँ, मैंने कॉल्स उसकी अटेंड करी हैं, मैं उस शेयर को बेचूंगा ही नहीं। वो 20 क्या 200 क्या 2000% बढ़ जाए,
हम झुनझुनवाला साहब को इतना बड़ा इन्वेस्टर हम मानते हैं, सब लोग उनको पूछते हैं। टाइटन उन्होंने 2 रुपये से खरीदना शुरू किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 रुपये से। और अब देखो आई थिंक 3800 या 3600 के आसपास हो रहा होगा, बीच में कितनी बार और बहुत सारे जो कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं वो हुए होंगे। तो अगर वो भी ऐसे ही करते कि 2 का 4 हो गया भाई, डबल हो गया भाई, बेच दे, तो कहाँ से वेल्थ क्रिएट होती है? और वो क्यों नहीं हो पाती है? झुनझुनवाला साहब को ना हम, उनकी स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ थी, वो ट्रेडर भी बहुत ज़बरदस्त थे और इन्वेस्टर भी बहुत ज़बरदस्त थे, एज फार एज आई नो, राइट। तो उनकी इन्वेस्टर वाली साइड ना कोई समझ ही नहीं पाया कि वो कंपनी को बहुत डीप एनालिसिस करते थे। टाइटन उन्होंने क्यों नहीं बेचा? 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, कितनी बार उसने डबल किया अपने आप को, तब भी उन्होंने क्यों नहीं बेचा? क्योंकि उन्हें बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग थी, उन्हें उनका मॉडल पता था कि व्हाट टाइटन इज़ एक्चुअली डूइंग, राइट। हमारे एक और बहुत बड़े इन्वेस्टर की दुनिया में आते हैं बसंत महेश्वरी जी। बहुत सारे लोग हैं, झुनझुनवाला साहब हैं और बहुत सारे और लोग हैं। मैं जिन लोगों से, मैं इनसे मेरा सौभाग्य रहा है कि झुनझुनवाला साहब से तो मैं नहीं मिल पाया, लेकिन बसंत महेश्वरी जी से मैं वर्चुअली मिला हूँ। मैंने एक पॉडकास्ट किया उनके साथ, उन्होंने भी ऐसे कुछ स्टॉक्स ढूंढे, पेज इंडस्ट्रीज़ उन्होंने ढूंढा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पैंटलून्स भी शायद उन्होंने डिस्कवर किया था। तो ये स्टॉक्स में वो क्यों बने रहे लंबे समय तक? वो इसलिए बने रहे क्योंकि उनकी कन्विक्शन थी, क्योंकि उन्हें समझ थी कि क्या हो रहा है अंदर। और वो लंबे समय में 2008 का क्रैश भी आया होगा, Yes, 2020 का क्रैश भी आया होगा। यस, तो सिर्फ एक तो बढ़ रहा है, तो आप बैठे हो कि यार बढ़ रहा है मेरा एसेट और बढ़ेगा, वो टूट गया 40-50%, आपके आधे प्रॉफिट गए, तो भी आप बैठे हो। उस समय सेल कौन करता है? जिसको समझ नहीं होती ना। तभी तो बोल रहा हूँ मैं कि डोंट इन्वेस्ट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, एंड इफ यू अंडरस्टैंड। ये बात बोली थी दमानी साहब ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं शायद नाम में गलत बोल रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ आ जाए, ट्रक भर के पैसा लाओ और इन्वेस्ट करो, ट्रक भर के पैसा लाओ और इन्वेस्ट करो, अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ जाए, राइट। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्रिप्टो, ये नई नई चीज़ें आ जाना मार्केट में, सब फैड हैं, ये आती हैं और लोगों का पैसा ख़त्म करती हैं और चली जाती हैं। और आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर आपको समझ आता है, बाई चांस भाई कोई क्रिप्टो एक्सपर्ट है, उसको क्रिप्टो ऐसे समझ आती है जैसे हमें अकाउंटिंग समझ आती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, बहुत बढ़िया है। मुझे तो नहीं मिला ऐसा कोई आज तक, है ही नहीं कोई। वो गोल 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 घुमाते रहेंगे, हाँ। गोल 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 घुमाते रहेंगे। प्राइस मूवमेंट, मुझे प्राइस मूवमेंट पे नहीं खेलना ना, हाँ। मुझे अंडरलाइंग वैल्यू पे खेलना है। हाँ। मुझे अंडरलाइंग वैल्यू दिखा दो क्या है। मैं कहता हूँ कि मैं जीरो हूँ, लेकिन आप समझा तो सकते हो ना मुझे। मैं आपको समझा सकता हूँ HDFC की अंडरलाइंग वैल्यू क्या है, ITC की अंडरलाइंग वैल्यू क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की अंडरलाइंग वैल्यू क्या है। आप मुझे समझा दो आपके जो भी फलाना ढिमाका कॉइन है उसके अंडरलाइंग वैल्यू क्या है, आप समझा दो, मैं भी कर देता हूँ इनमें। एक से एक खिलाड़ी बैठा है मार्केट में, एक से एक चीज़ कर रहा है मार्केट में। सिंप्लिसिटी लोगों को पसंद नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे लोग पागल हुए जा रहे हैं, जल्दी पैसा कमाने का सपना इतना बड़ा पाल लिया है। मेरे पास मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स, अब एक्चुअली मैं बहुत सारे स्टूडेंट से जुड़ा हूँ, तो मेरे भी स्टूडेंट मुझे बोलते सर 6% दिन में कमा के दूंगा। मैंने कहा भाई तू मुझे ना 6% महीने की गारंटी दे दे, हाँ, और सारे पैसे ले जा। हाँ। महीने की, तू दिन की बात कर रहा है, मैं महीने की बात कर रहा हूँ। पॉसिबल ही नहीं है। अगर 6% महीने का कोई अर्न कर रहा होता तो हम और आप उसी को ढूंढ रहे होते, भाई तू 6 कर रहा, हमें 5 दे दियो, 1% और रख लियो। लेकिन ये सब चीज़ों के चक्कर में पैसा खोता है, बनता नहीं है। ये अगर 6% की कंपाउंडिंग कर दो ना, और मात्र 10,000 रुपए के ऊपर कंपाउंडिंग कर दो एक साल की, तो वो कुछ 100 करोड़ के आसपास पैसा बन जाएगा। वो मैं कहता हूँ बहुत बहुत क्रेजी अमाउंट जो है वो निकल सकता है, एंड ये लोग समझते नहीं हैं। और मैंने बहुत सारे फेस टू फेस सेमिनार्स भी किए हैं, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि हर सेमिनार में कुछ लोग ऐसा ज़रूर मिलते हैं कि सर हम तो दिन में 4% रिटर्न निकाल रहे हैं। और मैं उनको ना नंबर ले लेता हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे ना आप 1 साल बाद बताना, 2 साल बाद बताना, आप 10,000 पे 4% अगर दिन का निकाल भी रहे हो तो मुझे बताना कि 1 लाख पे निकाल पाए क्या, 10 लाख पे निकाल पाए क्या, 1 करोड़ पे निकाल पाए क्या। नहीं मिलते हो दोबारा, कभी मैसेज नहीं आया उनका वापस, राइट। तो ये सब हम लोगों ने यूट्यूब पे जो रायता फैलाया है, राइट, ये उस रायते का ही असर है। जो लोगों को पैसा जल्दी कमाना है, पैसा बिना कुछ करे कमाना है, ये वाली बातें आ गई माइंड में। ये यूट्यूब पे रियल सेंस में कोई कुछ सीखता है या ये सब ऐसे ही अटेंशन ग्रैबिंग है वो चल रहा है? यूट्यूब पे सीखता है, इंस्टाग्राम पे नहीं सीखता है। इंस्टाग्राम इज़ अ इल्यूजन ऑफ नॉलेज, ट्विटर इज़ एन इल्यूजन ऑफ नॉलेज, लिंक्डइन इज़, वो तो अलग ही चल रहा है। लिंक्डइन पे कुछ बिल्कुल ही अलग चल रहा है, HR प्लेटफॉर्म है वो। मैं आपको लिंक्डइन के ऊपर ना एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मतलब मैं ऑन रिकॉर्ड बोल देता हूँ ये। मैंने पोस्ट भी किया था लिंक्डइन पे क्या चल रहा है, मैंने कई बार शायद बोला भी है। बहुत बहुत ही प्यारी चीज़ है, मतलब आप सुन के खुश हो जाओगे, कमाल की चीज़ है। तो लिंक्डइन की एक पोस्ट है किसी व्यक्ति की, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि
I am honored and thrilled to announce that I have been selected among the top 5 applicants who participated in professional and most respected exam, which evaluates the skills and ability to operate fuel-based vehicles. I cannot wait to see what the next chapter holds, and I cannot express my appreciation to the Ministry of Transportation, Nitin Gadkari, Google, NASA, my neighbors who supported me during the difficult journey. इसका लाइसेंस बना है, गाड़ी का, ये ड्राइविंग लाइसेंस बना के आया तो लिंक्डइन पे तो ये चल रहा है, और नासा को भी टैग कर दिया उसने। इट्स अ जोक, बेसिकली इट्स अ जोक, लेकिन आप ये देखो ना कि लिंक्डइन पे तो ये चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कंपैरिजन करूं तो बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न समथिंग इज यूट्यूब, राइट। और सारे प्लेटफॉर्म से मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल, अगेन नो वन इज़ क्रेजी, दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका अलग हो सकता है। और मैं बार बार जो मुझे लगता है बोलता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे और किसी का एक्सपीरियंस तो नरेट नहीं कर सकता हूँ। आई फील यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न। अगर आप में जिज्ञासा है, अगर आप में सीखने की भावना है, तो आप यूट्यूब पे बहुत कुछ सीख सकते हो। इंस्टाग्राम, ट्विटर, आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ आपको मिल रहा है। यहाँ पे इल्यूजन ऑफ नॉलेज ज़्यादा मिल रही है। यूट्यूब एल्गोरिदम को ये बात पसंद आ जाएगी शायद। आई होप सो पसंद आ जाए और ये पॉडकास्ट मिलियंस ऑफ लोगों के पास पहुँचे। यार अब आजकल ना सेफ्टी की गाम में या उस क्या बोलते हैं उसको, चोले में, हाँ, बहुत सारे नए नए एसेट टाइप्स आने लग गए हैं। उसमें कॉर्पोरेट डेट्स, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म गारंटीड रिटर्न 11% का आपको ब्याज मिल रहा है जी। पीयर टू पीयर लेंडिंग जिसे बोलते हैं। हाँ, P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म, वो तो कुछ 17% पे कि जी ये डेट है। डेट तो हमने पढ़ा कि सेफ होता है, डेट दिया मतलब पैसे मिलेंगे, तो ये स्टार्ट हो गए हैं। आप उसके कोई और आदमी एप्लीकेशन डाल रहा है कि जी मुझे लोन दे दो, और ये एक वेबसाइट है जो महोदय क्या करते हैं कि ये आपको उनसे मिलवाएंगे, उसके लिए वो कमीशन ले लेंगे आपके पैसे में से जो आप उसको जो है लोन दे रहे हो, और इस उम्मीद में कि वो आपको ब्याज देगा और वो पैसा वापस करेगा। 16% गारंटीड रिटर्न। जहाँ भी आपको गारंटीड रिटर्न एफडी से 1% भी ऊपर दिख जाए ना, रूल नंबर 1 भागो, छोड़ दो उस जगह को। रूल नंबर 2 ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1। आपको कोई भी अगर प्रॉमिस कर रहा है कि वो आपको एक अच्छे बैंक की एफडी से ऊपर कुछ गारंटीड रिटर्न्स प्रॉमिस कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है आपसे, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। और अगर आपको बोल रहा है रिस्क फ्री है, तो वो महा झूठ बोल रहा है आपसे। लोगों ने क्या किया ना, एक तो हम ये समझते नहीं है कि हमारा लालच जो है ना, वो ग्रीड, इट इज़ सेम एज एवर। इंसान का लालच है कि किसी तरह से मुझे ना 9% 10% का ब्याज मिलने लग जाए तो मैं सेट हो जाऊंगा जीवन में। आपको पता नहीं है कि आप उस 9-10% के ब्याज के चक्कर में, 1-2% एक्स्ट्रा ब्याज के चक्कर में आप अपने कैपिटल के साथ रिस्क ले रहे हो। डेट फंड में हमें पता है, डेट फंड में आपको 5-7% के आसपास का जो है वो रिटर्न आ जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब कुछ ऐसे डेट फंड्स थे जो 9-10% का रिटर्न दे रहे थे, 11% तक का भी रिटर्न दे रहे थे। पीपल वेंट क्रेजी एंड इन्वेस्टेड लाइक कि भाई ये तो मौका कभी दोबारा मिलेगा ही नहीं। खूब इन्वेस्ट किया, हो गया क्रेडिट डिफॉल्ट 2020 में। फ्रैंकलिन का नाम हम सब जानते हैं, हो गया क्रेडिट डिफॉल्ट। क्या हुआ, आपने 2-3% एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में अपना कैपिटल ब्लॉक कर दिया ना। वॉरेन बफे बोलते हैं भाई वही रूल नंबर 1, नेवर लूज योर कैपिटल। रूल नंबर 2 ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1। तो आप अपना कैपिटल क्यों लूज करना चाहते हो? मैं तो अपने कैपिटल के साथ कभी रिस्क नहीं लूँगा। अगर मुझे फिक्स्ड इनकम में ही जाना है, मेरे लिए मतलब अगर मुझे सेफ्टी देखनी है, मेरे लिए सबसे बेस्ट है अपने डेट म्यूचुअल फंड्स। सेकंड बेस्ट है आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड, या फिर आजकल एक इक्विटी सेविंग कैटेगरी भी आ गई है। और थर्ड लेवल पे मैं आ जाता हूँ भाई अपने पास एफडी के लिए, बिकॉज आई बिलोंग टू अ कैटेगरी जहाँ पे मेरे ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आई फील आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड एक होता है बेसिकली, उसमें आपको 6-7% के आसपास का रिटर्न मिलता है। साथ में टैक्सेशन आपके फेवर में काम करती है, क्योंकि आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 12.5% का टैक्स लगता है, दैट टू ओवर 1,25,000 रुपीज़। तो मेरे फेवर में वो काम करता है, मैं जाता हूँ उसके साथ, मुझे मिल जाता है 7% का रिटर्न। उसके ऊपर टैक्स देकर मैं खुश हो जाता हूँ कि मेरा पैसा भी सेफ रहा और मेरे को टैक्स भी कम देना पड़ा, राइट। एक आम व्यक्ति जो लोअर टैक्स ब्रैकेट से फॉल करता है, क्यों जा रहे हो तुम बैंक की एफडी को छोड़ के, क्यों? कॉम्प्लेक्सिटी, यूट्यूब की वीडियोस पे इतना कुछ देख लिया, नहीं यहाँ करो वहाँ करो। हम इन्फ्लुएंसर्स ने हमें जो पैसे देते हैं हम उसका प्रोडक्ट जाके प्रमोट कर देते हैं, हाँ भाई ये वाले में एफडी ये मिल रहा है, इसमें ये मिल रहा है। नहीं करना चाहिए। अगर आप एक लो टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हो, एक सिंपल एफडी इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो, आप इक्विटी सेविंग म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, आप आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ये उस पैसे के लिए बता रहा हूँ जो आपका शॉर्ट टर्म पैसा है, राइट। लॉन्ग टर्म पैसा ऑब्वियसली आई एम इक्विटी पर्सन, तो लॉन्ग टर्म पैसा तो मेरा सारा इक्विटी में रहेगा। कॉर्पोरेट डेट में ये बात सही है कि लीगली या लॉज के हिसाब से
अगर आपने किसी भी कंपनी ने किसी से कर्जा दिया है तो उसको वो पूरा कर्जा जितना ब्याज अग्री हुआ है उसके साथ वापस करना है। लेकिन ये एक सर्कमस्टांस में इसकी एक्सेप्शन आ जाती है जब वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। राइट। और वो जो प्रोबेबिलिटी है, जो आदमी 11, 12, 13, 14% का ब्याज पूरी दुनिया को गारंटी करके चल रहा है, उसके बैंकरप्ट होने की ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए उसके अंदर रिस्क जुड़ा हुआ है, जो आपने बात बोली। राइट। सो इसलिए कॉर्पोरेट डेट या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की भी या तो बहुत रिसर्च कर लो और रिस्क कैपिटल उसमें लगाओ। सेम चीज P2P लेंडिंग में है कि आप किसी आदमी के बिजनेस में पैसा लगा। P2P लेंडिंग तो स्ट्रिक्ट नो है, दूर रहो इससे। और कॉर्पोरेट डेट को और आसान शब्दों में बोलूं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये समझाता हूँ, आपने रिलायंस के साथ एफडी करी है, आपने TCS के साथ, इन्फोसिस के साथ एफडी करी है। अब ये कंपनीज तो अच्छी हैं, लेकिन जब आप और कंपनीज इसके अंदर पिक्चर में ले आते हो और उनके साथ एफडी करते हो तो उनके ऊपर क्रेडिट रिस्क बड़ा ज़बरदस्त होता है कि वो आपका पैसा शायद वापस ना दे पाए। राइट। एंड आर्बिट्राज फंड बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं तो एक ही चीज़ का प्राइस दो अलग अलग जगहों पर अलग चल रहा होता है, तो उस प्राइस डिफरेंस की वजह से कुछ रिटर्न्स कमाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल दे दो एक। आपको मैं बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ। हम यहाँ बैठे हैं गुड़गांव में मान लो नारियल पानी या नारियल का प्राइस कुछ और चल रहा है, मुंबई में नारियल का प्राइस कुछ और चल रहा है, तो इसके बीच में जो डिफरेंस है, वहाँ पे 30 चल रहा है, यहाँ पे 40 चल रहा है, इसके बीच का जो डिफरेंस है, आप उसको यूज़ करके जब पैसे कमाते हो उसे आर्बिट्राज बोलते हैं। बिल्कुल देसी तरीके से मैंने समझाया। तो आर्बिट्राज फंड का फ़ायदा ही क्या है कि आर्बिट्राज फंड इस डिफरेंस की वजह से पैसा कमाता है एंड इट इज़ ट्रीटेड लाइक एन इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड द टैक्सेशन इज़ इन योर फेवर। आपके ऊपर जो टैक्स लगता है वो फिर इक्विटी वाला लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो 20% फ्लैट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो 12.5% ओवर एंड अबव दी 1.25 लाख रुपीज़। तो वो बहुत अच्छा है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। अगर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है और उसे अपना पैसा पार्क करना है, आई बिलीव 1 साल, देखो इसमें ये भी बता दूं मैं आप लोगों को कि अगर आप डेट फंड्स में जाते हो तो उसमें वो थोड़ा स्टेडली रिटर्न देता है आपको, लेकिन आर्बिट्राज शुरू के 1-2 महीने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी चल सकता है, मतलब उसमें फिक्स नहीं होता है। आर्बिट्राज लॉन्ग रन में डेट फंड को बीट कर देगा। लॉन्ग रन से मेरा मतलब है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के पीरियड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हो, आपके लिए आर्बिट्राज फंड से अच्छा कुछ और नहीं है। इक्विटी सेविंग फंड भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, उसके अंदर भी प्रोपोर्शन होता है, आर्बिट्राज भी होता है उसके अंदर, इक्विटी भी होता है उसके अंदर और डेट भी होता है उसके अंदर, उसको भी इक्विटी वाली टैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। जो डेट वाला कंपोनेंट म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं उस पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। नहीं, हमारा स्टॉक वालों पे भी कोई कंट्रोल नहीं है, वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक में कर रहे हैं। बट स्टॉक में थीमेटिक भी हो सकता है, या चलो आपने लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप कम से कम सोच लिया। वैसे उससे मेरे को एक और चीज़ पूछनी है, वो मैं इसके बाद आता हूँ। बट जो म्यूचुअल फंड का जो डेट पार्ट होता है, वो डेट किसके पास जाता है? वो डेट म्यूचुअल फंड वाले डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट के पेपर्स होते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इसका आइडिया नहीं, क्योंकि मैं डेट वाला बंदा हूँ नहीं। TREPS इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेसिकली, उन्हीं के अंदर पैसा लगा के रखते हैं। इवन अभी भी आप खोल के देखोगे तो जो समझदार म्यूचुअल फंड हाउसेज होंगे, समझदार क्या, ऑलमोस्ट हर म्यूचुअल फंड हाउस को आप खोल के देख लो, मुझे लगता है ऑन एन एवरेज 15% तो सबने इस समय डेट में लगा ही रखा होगा, बिकॉज इक्विटी की वैल्यूएशन बहुत हाई लग रही है, राइट, और उनके पास इनफ्लो आता ही जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट के पेपर्स होते हैं, ये शॉर्ट टर्म पेपर्स होते हैं, उसके अंदर ये पैसा लगा के रखते हैं अपना, और कुछ पोर्शन कैश में भी रखते हैं अपने पास। और ये जो थीमेटिक जो सेक्टर लेड फंड्स होते हैं, इसमें कुछ एलोकेशन करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? ये मैं कहता हूँ फैड है सब। क्यों करना है आपको? मतलब हम ना, हमारे साथ वो हो गया है कि हम हर चीज़ टेस्ट करके देखना चाहते हैं। क्यों करनी है यार? आपके पास रायता तो खैर हमने सबने मिलके फैलाया है, लेकिन आपके पास सिंपली स्पीकिंग एक इंडेक्स फंड है, एक फ्लेक्सी कैप है, एक मल्टी कैप है, एक मिड कैप है, एक लार्ज कैप, एक स्मॉल कैप है, बस बहुत है ना। 6 कैटेगरी मिल तो गई आपको अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब हर जगह पे अपने हाथ पैर क्यों मारने? थीमेटिक फंड में पता है क्या होता है? ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स टॉप पे फंसते हैं। टॉप पे जब मार्केट वो सेक्टर अपने टॉप पे होता है, तब अचानक से रिटेल इन्वेस्टर भाग के आता है, मैं भी, क्योंकि वो पिछले साल का डेटा देख के आता है कि यार 60% रिटर्न, 60% रिटर्न, 70% रिटर्न, 100% रिटर्न है 1 साल के अंदर, तब उसको वो जागता है, और तब तक वैल्यूएशन कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी होती है, और वो इन्वेस्ट कर देता है, और फिर 8-9 साल तक वो चुप बैठे रहता है, और फिर हम आके गालियाँ देते हैं म्यूचुअल फंड गलत है, आपने चूज़ गलत किया था। एक आम इंसान को थीमेटिक फंड से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। हर कोई क्या ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा है? रिटर्न्स। मैं क्या ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ? रिस्क। आई वॉन्ट डाउनवर्ड प्रोटेक्शन, आई वॉन्ट रिस्क मिनिमाइजेशन। बाकी मुझे पता है कि भाई इक्विटी में मोटे मोटे तौर पे मुझे इन्फ्लेशन प्लस 5-6% रिटर्न मिलता रहे,
मैं बना लूंगा अपनी वेल्थ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हर कोई क्या सोचा, मुझे 25% रिटर्न चाहिए, मुझे 40% रिटर्न चाहिए। झुनझुनवाला साहब कहते कहते चले गए कि भैया 18% कमा रहे हो तो किंग हो, 21% कमा रहे हो तो एम्परर हो। लेकिन हमारे गली में बैठे हुए चंदू को 25% चाहिए। प्रॉब्लम ये है। यार एक आजकल स्टार्ट हुआ है और ये ज़्यादातर ना ये जो ब्रोकिंग एप्स थे हाँ उनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा स्टार्ट हुआ है कि जी आप जो है ना ये सब बेकार है, आप यूएस के स्टॉक्स खरीदो या जो है फेसबुक के स्टॉक खरीदो, टेस्ला के स्टॉक्स खरीदो, डायरेक्ट यहीं से बैठे बैठे 3-4% उसमें जो है ब्रोकरेज लगता है। ये एडवाइजेबल मॉडल है या? बिल्कुल मत खरीदो। आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की बातें सुनो, वो कहते हैं भैया तुम्हारा ना रिटर्न कुछ भी हो, एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। आपकी हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को हमेशा मिनिमाइज करें। आपको अगर यूएस में इन्वेस्ट करना है ना, आप यूएस का इंडेक्स फंड लो ना, वो यहाँ पे अवेलेबल है इंडिया में, कम प्राइस पे अवेलेबल है। आप काहे को 3-4% ब्रोकरेज दे रहे हो भाई, क्यों? आप यूएस के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करिए। मैंने कर रखा है, राइट। मैंने यूएस के इंडेक्स फंड के ETF में भी इन्वेस्ट कर रखा है एंड आई एम अर्निंग गुड रिटर्न ऑन दैट। मैं कभी इंडिविजुअल स्टॉक खरीदने नहीं गया। एक स्टॉक मैंने शौक के तौर पे, क्योंकि आई एम अ बिग एप्पल फैन, तो मेरे पास एक एप्पल का स्टॉक पड़ा हुआ है। एक शेयर बस, सिर्फ एक शेयर, कि भाई हाँ भाई एप्पल का शेयर, शेयर होल्डर हूँ मैं, राइट। वो सिर्फ अपनी ईगो मसाज के लिए मैंने रखा हुआ है। देख भाई एप्पल का भी शेयर है तेरे भाई के पास। मन तो बर्कशायर का भी लेने का था, लेकिन उतनी औकात नहीं बनी थी उस समय कि बर्कशायर हैथवे कितने का चल रहा है बर्कशायर का शेयर? कुछ अभी करंट आइडिया नहीं है, लेकिन अच्छे खासे अमाउंट पे होगा। तो एक बार को तो मन किया था कि ले लूँ, तो मुझे लगा कि यार बहुत ही हैवी है। और दूसरी एक प्रॉब्लम और भी थी, वो ये थी कि दिस इज स्ट्रेंज, वो प्रॉब्लम ये थी कि मुझे ना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे विश्वास नहीं है। अभी कुछ $6,83,000 का जो है ये दिखा रहा है। रुपए में कितना हो गया ये? रुपए में बहुत ही ज़्यादा हो गया। $1,00,000 इज इक्वल टू आई थिंक 84 लाख रुपए। तो आप लगा सकते हो कि 6 लाख से उसे मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ करोड़ में जा रहा होगा। तो मैं करोड़ों रुपए का एक शेयर है बर्कशायर हैथवे, जो वॉरेन बुफे की कंपनी है। तो बर्कशायर हैथवे का भी शेयर मैंने इसलिए लिया कि मुझे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे विश्वास नहीं है कि भाई कल को ये इंडिया में क्या लॉ लिया है, क्या लॉ ना लाए। तो थोड़ा सा डाइस ही रखता है। एप्पल का आई थिंक ज़्यादा महंगा नहीं है, 20-25 हज़ार रुपये का शायद एक शेयर होगा मेरे पास, एक ही शेयर है बस, राइट। तो आपको क्यों, फिर वही बात है ना कि आपको रोज कोई ना कोई नया झुंझुना पकड़ा के चले जाता है हाथ में। आप बजाते रहते हो उसको, आज यूएस स्टॉक है जी, कल ETF है जी, फिर बिटकॉइन है जी, फिर ये है जी। आपको करना है, आप यूएस के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, छुट्टी, आपने पूरी यूएस की मार्केट ओन कर ली, दैट्स इट। कितना सिंपल है ये। मैं आपको बताता हूँ मुझे कितने कितने रिटर्न्स मिल रहे हैं और कब कब मैंने इन्वेस्ट किया। आप जो लमसम वाली बात बोले थे, मैं वो भी आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। मैंने लमसम पैसा डाला था एक यूएस के ETF में, बहुत कम एक्सपेंस रेशियो उसका, ठीक है। मैं आपको रिटर्न बताऊंगा, आपको अमाउंट नहीं बताऊंगा, क्योंकि अमाउंट बताते हुए मुझे शर्म आएगी, क्योंकि मैंने बहुत कम पैसे डाले थे, राइट। बट मैं फिर भी आपको एक बार ज़रूर बताने की कोशिश करता हूँ। ये मुझे लॉगिन क्यों नहीं करने दे रहे। हाँ, तो मैं आ जाता हूँ अपने स्टॉक्स पे, और स्टॉक्स में मैं आ जाता हूँ होल्डिंग्स पे, और होल्डिंग्स में आपको दिखाता हूँ। 1,26,000 रुपये लगाए थे मैंने, अमाउंट से शुरू कर दिया मैंने, और 3,12,000 रुपये हो गए वो। तो अगर रिटर्न देखोगे 147% का रिटर्न है। मैं आपको उसकी डिटेल भी बताता हूँ। ये मैंने पैसे लगा रखे हैं, मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताता हूँ, 5 दिसंबर 2022 को। वाह, 147% का रिटर्न है। अभी 2 साल पूरे नहीं हुए, राइट। लमसम का फायदा है इसमें। मैं SIP कर रहा होता तो शायद इतने रिटर्न ना बनते, लेकिन इतने रिटर्न ना बनते। 14-15% पे आ जाता है। हाँ, अभी भी 14%, मतलब XIR इसमें दिखा नहीं रहा है कितना आता है, मतलब मेरे को जाके देखना पड़ेगा। लेकिन अभी आई एम श्योर के XIR 50% से तो ऊपर ही चल रहा है, क्योंकि 2 साल की बात अभी हम लोग कर रहे हैं। सो माय पॉइंट इज कि अगर आपको यूएस स्टॉक में ज़्यादा ही शौक है, आपको डाइवर्सिफाई करना है, और करना चाहिए। जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन इज द नीड ऑफ द आवर। अपना पोर्टफोलियो का एक पोर्शन आप रखिए यूएस में, लेकिन कैसे रखिए? इंडेक्स फंड के थ्रू रखिए। क्यों जोग्राफिकल? इसमें थोड़ा सा समझा दो कि जोग्राफिकल डी रिस्किंग आज के टाइम में इतनी ज़रूरी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिंग, राइट। एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है ना, कि आपको कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन का ही मतलब अगर जाने कि भाई आपने सारे पैसे एक जगह नहीं लगाए हैं, अलग अलग जगह तोड़ के, कि आपके पास PSU बैंक भी है, आपके पास ऑयल एंड गैस कंपनी भी है, आपके पास टेक कंपनी भी है। ये सिंपल सेंस में हम समझते थे। अब जोग्राफिकल डाइवर्सिटी क्या होता है? जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि आप सिर्फ इंडिया में इन्वेस्टेड नहीं हो, आप इंडिया के बाहर की मार्केट्स के अंदर भी आपने कुछ पैसा लगा रखा है। पहले तो एसेट वाइज आपने डाइवर्सिफिकेशन करनी है, कि आप सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टेड नहीं हो, आपके पास इक्विटी भी है, डेट भी है, रियल एस्टेट भी है, वो
बहुत एडवांस बात है कि रियल एस्टेट कब लेना है, कब नहीं लेना है, क्या करना है. एसेट वाइज क्लासिफिकेशन हो गया, डाइवर्सिफिकेशन हो गया. देन एसेट के अंदर भी, विद इन द एसेट क्लास भी, जो आपने बताया कि मैं म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहा हूँ, वो सिर्फ बैंक के ही शेयर खरीद रहा है, तो वो डाइवर्सिफाइड नहीं है. वो सिर्फ आपके पास बैंकिंग सेक्टर आ गया. ऑयल एंड गैस भी है, FMCG भी है, कंजम्पशन भी है, EV थीम भी है, मोटर व्हीकल्स भी हैं, बहुत सारी थीम्स है, इंडस्ट्रियल भी है, मैन्युफैक्चर भी है. सारी थीम्स में आपके पास थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए. जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन मुझे ऐसा लगता है कि आपके, अगेन डाइवर्सिफिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डाउन साइड रिस्क को प्रोटेक्ट करना, कि जब गिरे तो सब ना गिरे, कुछ ऐसा हो जो संभल जाए या ऊपर भी उठ रहा हो, राइट. तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए. मैं अपने लिए क्या सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आने वाले समय में अपने पोर्टफोलियो का 10 से 20% के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन मैं उस समय क्या सोच रहा हूँ, क्या दिख रहा है मुझे, क्या नहीं दिख रहा है, मैं US में इन्वेस्टेड रहूँगा, थ्रू इंडेक्स फंड्स इन्वेस्टेड रहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे मेरी एक डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए. इवन मैं लेट हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, वो मीम चलता है ना, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी ज़ुबान टूट गई. मुझे चाइना में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए था, जब वो बिल्कुल ही एकदम टूटा पड़ा था. अब वो अभी 8% बढ़ा, 8% अप हो गया है. अगेन इट्स अ रिग्रेट मशीन. नहीं उस समय क्लिक किया, नहीं इतना एक्टिव था मैं. अगर मैं होता तो मैं ज़रूर उसमें भी इंडेक्स फंड के थ्रू, जो है किसी ना किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू करता. प्लीज़ जाके इन्वेस्ट मत करने लग जाना, अभी नहीं पता. मेरा रिस्क एपेटाइट, आपका रिस्क एपेटाइट बहुत अलग हो सकता है, हमारी दोनों की फिलॉसफी बिल्कुल अलग हो सकती है. बट मौका मिलेगा, सही टाइम मिलेगा, तो मैं एक आध कंट्री में और थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन जो है वो करना चाहूँगा. यार ये अब डाइवर्सिफिकेशन की बात चली है, तो एक चीज आपको पुरानी पिक्चर याद है, उसमें हीरो में ट्रेडिंग होती थी, डायमंड में इतने वैल्यूएबल माने जाते थे. स्मगलिंग जो थी, हीरो की स्मगलिंग, विलेन जो है ना वो सारा लेन देन जो है हीरो में करता था. अब आ गए ये लैब ग्रोन डायमंड्स. अब डायमंड की मार्केट जो है ना ग्लोबली बड़ी सी वो हो रखी है, डिस्टेबलाइज टाइप की हो रखी है, कि लैब ग्रोन डायमंड अगर आप सूरत के कोई आपको मिल गया लैब, तो आप आराम से 20-25 हज़ार रुपये पर कैरेट का बहुत बढ़िया डायमंड ले सकते हो, जो शायद D या E कलर का, VVS क्लैरिटी. और वही डायमंड जो नेचुरल होता है वो करीब 50-60 लाख का होगा, अगर आपने जो है 4 कैरेट का डायमंड लेना है. तो डायमंड की अचानक से जो वैल्यू है वो गिर गई, क्योंकि 1 लाख वर्सेस 40 लाख देखने में, टेस्ट में कहीं कोई फर्क नहीं है. मतलब वो इतना प्योर है कि उसकी प्योरिटी उसकी निशानी है कि ये लैब ग्रोन डायमंड है, इतना फ्लॉलेस नहीं हो सकता है. अब ये एक एग्जांपल है जहां पर ऑलरेडी एक प्रेशियस स्टोन कह लीजिए वो डीवैल्यू हो गया. बट इंडिया का जो लस्ट फॉर गोल्ड है, या जो गोल्ड से प्यार है हम लोगों का, वो कभी कम नहीं होता है. बहुत लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि यार स्टॉक का डाइवर्सिफिकेशन होता है गोल्ड. जिस दिन इक्विटी गिरेगी, एक तरीके से हेज होता है गोल्ड. पर अभी लास्ट 2-3 साल में दिख रहा है दोनों ही एक डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं बहुत ही असक्षम हूँ ये बताने में, क्योंकि मुझे गोल्ड पसंद नहीं है, मेरी प्रेफरेंस नहीं है. बट अगेन सीनियर्स के कहने पे और सीनियर से बात करने पे जो समझ आया थोड़ा बहुत, उसके चलते मैंने कुछ अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर रखा है. अगेन आलोक जैन सर को मैं क्रेडिट देता हूँ यहाँ पे, वो गोल्ड के बहुत बड़े एडवोकेट हैं. वो उनका बस नहीं चलता, मुझे डांट डपटते हैं किसी दिन कि तू गोल्ड क्यों नहीं खरीदता और ये वो. तो उनके कहने पे मैंने गोल्ड में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया थ्रू SGB. उनके कहने पे नहीं, बल्कि उन्होंने मुझसे ऐसे डायरेक्टली नहीं कहा था, मैं करेक्ट करता हूँ अपने आप को. उन्होंने जो समझा रखी हैं चीज़ें, या उनसे जो मेरे पॉडकास्ट पे कुछ बातचीत हुई और जो वो बताते हैं, तो मैंने गोल्ड में SGB में इन्वेस्ट किया था, और थोड़ा बहुत मैंने गोल्ड का ETF ले रखा है. मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं कि भाई घर में कम से कम जो है आधा किलो 1 किलो सोना पड़ा रहना चाहिए. वाह. क्यों कहते हैं वो? अगेन पता है क्या, मतलब क्या कमाल की चीज़ है, कैसे डॉट्स कनेक्ट होती हैं. नो वन इज़ क्रेजी, जो वो कोट बोल रहे थे कि हर कोई अपने एक्सपीरियंस से सीखता है. जो लोग इंडिपेंडेंस के टाइम पे पाकिस्तान से आए, राइट, इंडिया में आए, जिन्हें हम रिफ्यूजीज़ बोलते हैं, राइट, उन लोगों से अगर आप पूछोगे ना, वो कहते हैं कि उस समय जिसके पास गोल्ड उठा के जो भागा, वो यहाँ पे आके सेटल हो पाया अच्छे तरीके से. अच्छी रही सी उसके पास रही. तो इसलिए वो जो मेरे फ्रेंड हैं, उनके परिवार ऐसे आया, तो उनको पता है कि गोल्ड की क्या इंपॉर्टेंस है उस समय. तो वो कहते हैं हमेशा गोल्ड रखा होना चाहिए कि कभी भागना पड़ जाए तो उठाए और भाग गए. जब जिस दिन सब कुछ गिर जाएगा, यस, और जिस दिन स्टॉक मार्केट भी खत्म, करेंसी जिस दिन गिरती है, किसी देश की जब करेंसी खत्म होती है, भगवान ना करे इंडिया पे वो टाइम आए, उस दिन जो ग्लोबल वैल्यू मेंटेन्ड रहती है वो गोल्ड की रहती है. राइट. तो अब
सी मैं नहीं रखता हूँ, मेरे घर में भाई कोई गोल्ड नहीं है, ना मैं कुछ आपको कभी पहनता हुआ देखूंगा। हमारे घर में किसी को भी शौक नहीं है सच ऑर्नामेंट्स का या गोल्ड का किसी भी तरीके से। तो आपने जो डायमंड्स के बारे में बातें बोली ना, मुझे आज पता चली है। तो मेरे लिए वो ऐसी चीज़ है कि जैसे आम व्यक्ति के लिए वो 17.5% वाला रिटर्न है, राइट। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है डायमंड्स का, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है गोल्ड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। SGB खरीद रखे हैं, थोड़ा बहुत गोल्ड में ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर रखा है, फिजिकल गोल्ड 0 है। अगर मैं इस पर सीखूंगा और लोगों से बातचीत करूंगा और मुझे अगर क्लिक करता है, मुझे समझ आता है, तो आई विल डेफिनेटली बाय सम गोल्ड। अगर नहीं समझ आएगा, नहीं अंडरस्टैंड कर पाऊंगा मैं उसको, तो आई विल नॉट बाय। गाड़ी की चॉइस करते हुए आजकल ना, पहले तो सिंपल होता था पेट्रोल डीजल, और वो ये सारा ये एक्सेल बेस्ड वो है। अब पेट्रोल डीजल EV, अच्छा वो डीलर आपको बताएगा कि यार इस पे ड्यूटी कम है, ये है वो है, सब्सिडी मिल रही है। अब मेरे को नहीं लगता कि EV अभी हम वहाँ पहुँचे हैं ना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पे कोई फ़र्क पड़ता है ज़्यादा, क्योंकि कोल से ज़्यादातर बिजली बन रही है देश में इस पॉइंट इन टाइम पे। तो अगर सिर्फ फाइनेंशियल लेंस से देखें तो ये किस तरह से कोई ये डिटरमिन कर सकता है कि मेरी जो है मेरे लिए बेस्ट गाड़ी कौन सी रहेगी, क्योंकि EV अभी महंगी है। देखो मैं ना, ऐसी सिचुएशन है कि मैं गुड़ बहुत खाता हूँ, आप मेरे पास आए हो कि मेरी चीनी छुड़वा दो, तो मैं नहीं छुड़वा सकता। मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, मैं गाड़ियों को शौक के लिए लेता हूँ, और मैं गाड़ी बाय करते समय एटलीस्ट एज ऑफ नाउ आई डोंट सी द प्राइस टैग, आई सी के मैं इसको एंजॉय करने वाला हूँ या नहीं, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं इस क्वेश्चन को सही से आंसर करने के योग्य नहीं हूँ, मतलब आई एम नॉट द राइट पर्सन, राइट। बट एक रूल ऑफ थंब अगर आप जानना चाहते हैं, तो या तो आप मेरी कैटेगरी में हो कि आप शौक के लिए गाड़ी खरीद रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको कोई फर्क ही नहीं। और उसमें भी प्लीज़ मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, क्लियरली बोलना चाहता हूँ, मैं किसी भी शौक के लिए जो मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने उसके लिए कभी भी जो है लोन नहीं लिया। क्रेडिट कार्ड से भी जो 10 लाख रुपए पे किए थे, वो अगले दिन रीपे कर दिए थे। अगले दिन ही रीपे कर दिए थे, अगले दिन में शायद उसी दिन ही रीपे कर दिए थे, क्योंकि उसकी 10 लाख की लिमिट होती थी, हमने 9,90,000 रुपए की पेमेंट करी थी, तो अगले दिन क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना पड़ गया, तो दिक्कत होती, मैंने उसी दिन वापस बैलेंस उसका रिस्टोर कर दिया था। तो अगर आप शौक के लिए ले रहे हैं, प्लीज़ शौक तब पूरे कीजिए जब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फंड्स हो, राइट, तब आप शौक पूरे कीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बुढ़ापे तक उसको खींच दो, तो जल्दी जल्दी पैसे कमा के शौक पूरे कर लो। दूसरी बात, अगर आप अपनी नेसेसिटी के लिए ले रहे हैं, मुझे लगता है जो व्यक्ति फरीदाबाद में रहता है वो गुड़गांव आता है, राइट। गुड़गांव में भी बहुत अलग अलग जगहें हैं। कुछ जगहों के लिए हो सकता है कि गाड़ी बहुत कन्वीनियंट हो, कुछ जगहों के लिए हो सकता है कि शटल बहुत कन्वीनियंट हो, कुछ जगहों के लिए हो सकता है मेट्रो बहुत कन्वीनियंट हो। तो अगर आपको लगता है कि गाड़ी आपके लिए नेसेसिटी है, लीजिए। जो लेने की सोच रहे हैं उससे एक नॉच नीचे लीजिए। अगर शौक के लिए नहीं है तो शौक के, तो देखिए अगर आप शौक के लिए ले रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ, मैं गुड़ बहुत खुद खाता हूँ, तो मैंने खुद 2-3 गाड़ियाँ ले रखी सिर्फ शौक के लिए। अपने एक सेडान है, उससे अपने सेडान वाले शौक पूरे कर रहा हूँ। 2-3 ऑफ रोडिंग के लिए 2 गाड़ी मेरे पास ऑफ रोडिंग के हिसाब से हैं, एक जिमनी है, एक हाईलेक्स है। तो मैं, और सच बताऊँ तो जिमनी मैंने प्रीमियम दे के ली है, जो बेचारी गाड़ी बिक भी नहीं रही है, राइट। मारुति की सबसे फ्लॉप गाड़ी वही है, तो जब आई थी तभी मैंने प्रीमियम दे के ली थी। सो पॉइंट इज के अगर नेसेसिटी ले रहे हो तो आप एक बेसिक गाड़ी लीजिए जिससे आपकी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती हो। शौक के लिए ले रहे हो, प्लीज़ ओवर स्पेंड तब भी मत करना। अपने पैसे आपने बहुत मुश्किल से कमाए हैं, शौक पूरा कीजिए, बट ऐसा ना हो कि आप उसके लिए बहुत बड़े बड़े लोन ले रहे हो और गलत चक्रों में फंस रहे हो, ये सब चीज़ें मत करना, बस दैट्स इट। तो यार जो आपकी ये आपने म्यूचुअल फंड की मास्टर क्लास बताया जो आप करते हो, तो एक तो कौन कौन से आपके कोर्सेज हैं, और उसमें म्यूचुअल फंड क्या इतना बड़ा टॉपिक है, उसके अंदर कवर क्या क्या होता है? देखो म्यूचुअल फंड में अगर मैं अपनी ये तो प्रमोशन हो जाएगा बेसिकली, बट मैं बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड में जैसे डे 1 पे ना मुझे एक्चुअली इंडेक्स जानना है यार। एक पूरा कोर्स होता है म्यूचुअल फंड, बिल्कुल होता है। हमने एक्चुअली कोर्स बोलना ही बेकार है, हम तो कम्युनिटी बना रहे हैं। अभी आज क्या है, आज है वेडनेसडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। मैं हर थर्सडे को 8:30 बजे उस कम्युनिटी में लाइव जाता हूँ। लोगों के डाउट्स होते हैं, उनको कितना ही समझा लो, कोई ना कोई डाउट होता है, कोई नई एक्टिविटी हो गई, कोई नया फंड लॉन्च हो गया, कोई NFO में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, A to Z जो आप म्यूचुअल फंड के बारे में सोच सकते हो ना, हम सब डिस्कस करते हैं, सब डिस्कस करते हैं। और सिर्फ म्यूचुअल फंड नहीं, बेसिकली इट्स अ पर्सनल फाइनेंस कम्युनिटी। मेडिकल इंश्योरेंस कौन सा लेना है, लाइफ इंश्योरेंस कौन सा लेना है, म्यूचुअल फंड कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करें ना करें। अब मार्केट जब हाई पे थी तो लोग पैनिक कर रहे थे, अब इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो एक 1-to-1 काउंसलिंग वहाँ पे चल रही है कि आप भी वीडियो ऑन करके बैठे हो, मैं भी वीडियो ऑन करके बैठा हूँ। मैं आपको बुलाऊंगा एक लाइव सेशन के अंदर, आप प्लीज़ आइएगा।
तो लाइव सेशंस होते हैं। साथ में हमने बुक रीडिंग क्लब शुरू किया है। ये आपके उस पे होता है, यूट्यूब पे होता है? नहीं, यूट्यूब पे नहीं होता है, हमारी ऐप्स हैं, ऐप्स पे होता है। वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। neerajarora.com पे आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। मैंने एक बुक रीडिंग क्लब शुरू किया है। ये मेरा बड़ा दिल के पास वाला प्रोजेक्ट है। हाँ। तो मैं बहुत बुक्स रीड करता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि पैसा कमाने का एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने टाइम पे कंट्रोल कर लेते हो। अब मैं सुबह उठता हूँ, मेरे को कॉफ़ी पीने में बहुत मज़ा आ रहा है, और मतलब मुझे बहुत कम जगहों की ब्लैक कॉफ़ी पसंद आती है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले अपना ब्रश व्रश करके एक बढ़िया सी कॉफ़ी खुद बनाता हूँ। खुद से बीन्स मैंने ले रखे हैं, उसको ग्राइंड करता हूँ अच्छे से। मैनुअल लिया ग्राइंडर या इलेक्ट्रिक? मेरे पास मैनुअल भी है, इलेक्ट्रिक भी है। तो मैंने ना पहले, मैं भी बहुत पैशनेट हूँ कॉफ़ी के लिए। पहले मैंने मैनुअल लिया, क्योंकि एक मेरी भी कम्युनिटी है कॉफ़ी वाली, उधर मैंने डाला, लोगों ने यार मैनुअल का जो मज़ा है ना वो इलेक्ट्रिक में है ही नहीं, ग्राइंडर का। ग्राइंडर बेसिकली होता है बीन्स आपने डाले, वो चर्न करके उसको पाउडर बना देता है लोगों के लिए। फिर जब मैं 2 दिन 4 दिन नहीं, फिर मैं मेरे को तो मज़ा आता है। हाँ, मैनुअल ग्राइंड करने में ना मज़ा आता है। उस समय में थॉट्स चल रहे होते हैं माइंड में, राइट। अभी लोग ये शायद वही समझ पाएगा, आप और मैं ही जैम कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि हम कॉफ़ी के लिए पैशनेट हैं। तो मैं भी बहुत सारे तरह के बीन्स इकट्ठे करके रखता हूँ, बड़े आराम से उनको रखता हूँ। मेरे पास तो एरोप्रेस, एस्प्रेसो, पोर ओवर, आपका फ्रेंच प्रेस, और भी 4-5 तरह के कॉफ़ी बनाने के इक्विपमेंट्स जो मेरे पास अवेलेबल है। वो पूरा केमिस्ट्री लैब सा बन जाता है एक तरीके से। यस। इवन एक वैकाको करके ब्रांड आता है, उसके डिफरेंट मैंने उसके भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैंने ले रखे हैं। 9 बार का प्रेशर कब आएगा, 12 बार का प्रेशर कब आएगा, 15 बार का प्रेशर कब आएगा, राइट। तो वो क्रेम चाहिए हमें भाई कॉफ़ी के ऊपर, तो वो कैसे लानी है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैंने रन करे। अरे मैं एक फाउंडर था, उसके घर गया, वो भी कॉफ़ी के लिए पैशनेट था। उसने एक कमरा बना रखा है, उस कमरे में वो कॉफ़ी बनाता है, उसमें दुनिया में जहाँ वो जाता है वहाँ से एक अलग कॉफ़ी मशीन, अलग बीन्स वो ला करके ही हैज़ अ कॉफ़ी टेस्टिंग रूम इन हिज हाउस। आप एंटर करेंगे सबसे पहले साइड में, वहाँ पर वो पहले अपना पैशन फॉर कॉफ़ी, आप पीते हो कॉफ़ी या नहीं पीते हो, वो आपको कॉफ़ी ही पिलाएगा। मैं खुद बहुत एंजॉय करता हूँ। तो मैं यही बता रहा था कि पैसे कमाने की सबसे खास बात यह है कि आपके पास समय आ जाता है। आप अपना समय कंट्रोल करने लग जाते हो। तो मैं सुबह उठूँगा, सुबह उठ के अपना पहले वो कॉफ़ी ग्राइंड करूँगा, बढ़िया सी कॉफ़ी बनाऊँगा, उसके बाद मैं 2-3 घंटे सिर्फ बुक्स पढ़ता हूँ, सिर्फ बुक्स। और इतना मज़ा आता है, मैं रीड करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने एक बुक आज पढ़ ली तो मैं उसको बस ठीक है जी हो गया, क्योंकि माई पर्सनल बिलीफ इज़ कि अगर आप बुक पढ़ के छोड़ रहे हो तो आपने कुछ नहीं सीखा उससे। आपको उसे 2-3 बार रिविजिट करना पड़ेगा, तभी आप उसकी एक्चुअल। और आप ये देखो ना, मैंने ये साइकोलॉजी ऑफ मनी मैंने 8 बार पढ़ी है, मैं 9वीं बार पढ़ूंगा तो भी कुछ नया सीख लूंगा मैं इसमें से। इसका मतलब कुछ रह गया था ना मुझसे, कुछ रह गया था। तो बुक पढ़ता हूँ। मैंने उसी को एक अपना हमने कम्युनिटी में कन्वर्ट कर दिया, बुक रीडिंग क्लब। तो आई विल रीड अ बुक। मैंने एक चैप्टर पढ़ा, उसका चैप्टर पढ़ने के बाद मैंने सारा कुछ हाईलाइट कर रखा है किंडल में उस पर, राइट। फिर उसके बाद मैं उस पर प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, अच्छा, राइट। बहुत शॉर्ट में समराइज प्रेजेंटेशन। और फिर मैं अपनी एक कमेंट्री रिकॉर्ड करता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ के मेरी रिफ्लेक्शन क्या है, और क्योंकि ये तो फिरंगी की किताब है, अब इसे इंडियन मार्केट्स में कैसे आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो अगर टेम्पल्टन ने कोई प्रिंसिपल दिए कि उसने वर्ल्ड वॉर 2 में कैसे इन्वेस्ट किया, या उसने .com बबल्स के टाइम पे क्या किया था, या उसने एशियन मार्केट क्राइसिस के टाइम पे क्या किया था, वो प्रिंसिपल हम करंट मार्केट में कैसे लगा सकते हैं, वो प्रिंसिपल हम इंडियन मार्केट्स में कैसे लगा सकते हैं। फिर मैं उसमें अपनी कमेंट्री देता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर सकता हूँ कि मैंने क्या किया था, या मेरे साथ क्या हुआ था, या मैंने ये गलती कर दी थी। तो करते करते एक चैप्टर पे एक ऑडियो आधे घंटे का बनता है। एक चैप्टर पे एक ऑडियो बनाता हूँ मैं आधे घंटे का, एक प्रेजेंटेशन बनाता हूँ 8-9 स्लाइड की, और वो अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करता हूँ। और उस पर जो लोग पैशनेट है ना लर्निंग के लिए। तो ये कहाँ डालते हो आप? ये हमारी एक वेबसाइट है, हमने अपना पूरा एक सिस्टम बना रखा है, LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना रखा है। वहाँ पे बुक रीडिंग क्लब हमने लॉन्च कर रखा है अपना। और ये कोई भी उस क्लब में जो पार्ट है वो ये बना सकता है अपना? नहीं, मैं इन्फ्लो से मेरी तरफ से आएगा, फिर आप डिस्कस कर सकते हो कमेंट्स में कि मैंने जो बोला है उस पर आपके क्या विचार है, राइट। तो मैं तो इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत पैशनेट हूँ। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है यार। ये तो सुबह आधे घंटे कुछ भी करते हुए आपके 2 दिन का समय अगर मेरे को चुराना है तो मैं ले लूँगा। वो आधे घंटे में आपकी 2 दिन की लर्निंग की समरी है वो बेसिकली। यस। तो वो इतना मज़ेदार है ना। मतलब मैं आपको कहता रहा हूँ, जो मैं शुरू में बता रहा था कि मेरी लाइफ में बुक्स का, टीचर्स का, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहा। और बुक्स तो बार बार मैं जब भी बैठ के सोचता हूँ तो मुझे लगता है यार बुक्स में कितना ज्ञान छुपा हुआ है। आप आज यहाँ बैठ के
वॉरेन बफे के जो गुरु थे बेन ग्राहम, आप उनसे सीख सकते हो, उनकी किताब लो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसके आप चैप्टर्स पढ़ो, उसे इंडिया से कनेक्ट करो, इंडिया की मार्केट से कनेक्ट करो, एंड वाओ आप उस व्यक्ति से सीख रहे हो जिससे वॉरेन बफे ने सीखा, जिसके यहाँ पे वॉरेन बफे इंटर्नशिप पे था, राइट। वॉरेन बफे के बारे में पढ़ो, आप उस व्यक्ति से सीख रहे हो जिसने बर्कशायर हैथवे के शेयर को, आज हम उसका प्राइस देख के चौंक रहे थे कि कितना प्राइस, 4 करोड़ रुपए का एक शेयर, राइट। तो ये है पावर्स बुक की, और इसी पैशन के चलते मैंने बुक रीडिंग क्लब भी जो है अपना शुरू किया है। म्यूचुअल फंड में वो जो पर्सनल फाइनेंस हम पूरा पढ़ाते हैं वो मैंने शुरू किया है। कुछ लोग जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, मैं स्टॉक में कभी भी रिकमेंड नहीं करता रिटेल इन्वेस्टर को, उनके लिए बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का एक कोर्स है हमारा। एक्सेल सिखाता हूँ मैं, एक्सेल जो बिल्कुल बेसिक एक्सेल सीखना चाहते हैं, आप लोग तो एक्सपर्ट होते हो एक्सेल में, तो थोड़ा बहुत एक्सेल सिखाता हूँ मैं, पावर BI सिखाता हूँ थोड़ा बहुत। यही सब कोर्सेज हैं जो बच्चों के लिए बना रखे हैं, कम्युनिटीज़ बच्चों के लिए बना रखे हैं। एंड एक चीज़ मैं बस ये रखता हूँ कि मैं जितना ऑनेस्ट 100% ऑनेस्टी पॉसिबल करने की कोशिश करता हूँ। 100% ऑनेस्टी हो नहीं पाती है, कहीं ना कहीं हमसे भी कुछ गलत निकल जाता है, बट मैक्सिमम पॉसिबल ऑनेस्टी में अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश करता हूँ। कोई गलत चीज़ बोल के सेल नहीं करता, कोई झूठे ख्वाब दिखा के सेल नहीं करता कि मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा, या कि मेरे बताए हुए म्यूचुअल फंड से आप करोड़पति बन जाओगे। जो होगा वो सबके साथ होगा भाई, अच्छे से चूज़ करो म्यूचुअल फंड, बढ़िया म्यूचुअल फंड चूज़ करो, लगाओ, अप्लाई करो, कोई टेंशन की बात नहीं है। सही है यार। मेरे ना अपने लाइफ के बहुत सारे फंडे क्लियर हुए आपके साथ बैठ करके, और किसी भी कोई जिस आदमी ने किसी टॉपिक पे पकड़ बना रखी है ना, उसके साथ बैठ जाओ तो कुछ ना कुछ सीखे। जैसे आपके साथ आज मेरे लिए टेक अवे ये है इस पॉडकास्ट का कि जो लमसम में भी पैसा पड़ा हुआ है वो डाल दो, क्योंकि वो लॉजिक बिल्कुल ठीक है कि जो वो ग्राफ के पीछे की जो मैथमेटिक्स है वो बिल्कुल ठीक है। लॉन्ग रन में घबराहट करने की कोई बात नहीं है। और सिप ठीक है, एक उसके लिए सही है, पर बॉटम फिशिंग क्योंकि नहीं कर पाओगे तो लंबे समय तक इन्वेस्ट करना जरूरी है, तो बिल्कुल भी हिचकिचाओ मत। तो ये मैं एक्चुअली इम्प्लीमेंट करूंगा, मैं बता दूं, ये दिस इज माय लर्निंग। और मैंने कभी ना यही मैजिक है पर्सनल फाइनेंस का कि जब तक आप कोई चीज़ को एक्चुअली सोच करके नहीं एनालाइज करते ना, तो आपको लगता है ये जादू हो रहा है, ये हो नहीं सकता। मुझे भी बहुत मज़ा आया, मैंने भी बहुत सारे इंसाइट्स लिए आपसे, एंड मुझे लगता है कि हमारे पॉडकास्ट का मैसेज ये जाना चाहिए, बॉटम लाइन ये जानी चाहिए कि इन्वेस्टिंग को सिंप्लीफाई करें, कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, और इन्वेस्टिंग करना शुरू करें, साइड लाइन से बैठ के देखते ना रहें। हाँ, और नीरज दोबारा से हम ज़रूर बैठेंगे एक सेकंड सेशन के लिए। ये जो आपने दूसरी बुक मेरे को दी ना, हाँ, ये मैंने नहीं पढ़ी है, तो ये हम पढ़ेंगे और फिर इसके ऊपर एक पॉडकास्ट करेंगे। बुक्स पे जैम करने में तो मुझे अलग ही मज़ा आता है। हाँ। और बुक रीडिंग क्लब भी मैं इसलिए रन कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं बुक पढ़ता हूँ तो मेरे अंदर एक ना तूफान सा उठ जाता है कि यार क्या बात लिखी है और इसको कैसे मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने स्टूडेंट्स तक पहुँचा सकता हूँ। हाँ। तो डेफिनेटली आप जब भी आपको लगे वी कैन तो ये नीरज के साथ ये सेम एज एवर जो है ये हमारा जो है नेक्स्ट पॉडकास्ट होने वाला है। बिल्कुल करेंगे, और मैं तो कह रहा हूँ चैप्टर वाइज चलेंगे। हाँ, तो एक सीरीज बनाएंगे पूरी की पूरी सेम एज एवर की और पर्सनल फाइनेंस की, जिसमें हम लोग आके डिस्कशन करते रहें और अपने ऑडियंस को वैल्यू देते रहें। ज़बरदस्त, थैंक यू नीरज अपना टाइम निकालने के लिए। हम छोटे पॉडकास्ट हैं फिर भी आपने टाइम निकाला है। अब हम जो है छोटे बड़े कोई पॉडकास्ट नहीं होते हैं। अच्छा लगा। अच्छा, बल्कि मैं आपको एक बात बता दूं कि शायद आपने लिंक्डइन के थ्रू कांटेक्ट किया था। हाँ जी। मैं लिंक्डइन खोलता ही नहीं हूँ अपना। अच्छा। हाँ, और वो बाई चांस मैंने एक दिन ओपन किया, मैंने देखा कितने सारे पॉडकास्ट इनवाइट आ रखे हैं मुझे, तो मैंने सबको तुरंत अपना जो भी मुझे लगा कि सही व्यक्ति हैं, थोड़ा मैंने देखा आपके बारे में जाना। मैंने सब्सक्राइबर्स वगैरह नहीं देखे, मैंने आपका प्रोफाइल देखा और मैंने तुरंत जो आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया। मेरा लिंक्डइन एक टीम मैनेज करती है, मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट एक टीम मैनेज करती है। आज आप मेरा मोबाइल फ़ोन देखोगे मेरे पास कोई भी सोशल मीडिया ऐप नहीं है एक्सेप्ट यूट्यूब, राइट। यूट्यूब भी मैं इसलिए रखता हूँ कि मुझे वही जो क्यूरियस माइंड है कि अच्छा यार ये कैसे होता है, ज़रा एक बार देख लूँ, तो उसमें मुझे हेल्प कर देता है यूट्यूब। तो मतलब कोई भी अगर मुझे पॉडकास्ट पे इनवाइट करता हो, मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा है, मतलब मैं भाई कोई ऐसा नहीं है कि जानबूझ के रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया चेक बहुत कम करता हूँ, लेकिन जब भी करता हूँ तो मैं सबको फिर देख लेता हूँ कि कैसे कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट नहीं करना। और इसी दौरान इसी महीने में 4 पॉडकास्ट शेड्यूल हुए मेरे इसी चक्कर में कि मुझे पता ही नहीं था कौन कौन मुझे मैसेज कर रहा है। मैं एक्चुअली में देखता ही नहीं हूँ उस चीज़ को। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों आपको लिंक्डइन पे मैसेज डाला। विनम्र ने मुझे बोला यार नीरज सर को बुलाओ, ठीक है। तो मेरी बात हुई किसी से, उन्होंने कहा यार नीरज सर जो है आजकल काफ़ी बिजी हैं, अभी वो आएंगे नहीं। मैं उसी दिन रात को मैंने कहा यार चलो ठीक है, ट्राई करने में क्या जा रहा है, तो लिंक्डइन पे डाल देता हूँ। मैं आपको लिंक्डइन पे ढूंढा और एक मैसेज डाल दिया। दैट्स द इजीएस्ट वे टू रीच, राइट। आपके पास नंबर नहीं है, ईमेल आईडी नहीं है, कोई बात नहीं है, वहाँ पर डाला और सो गया मैं, और आपका रिप्लाई आ गया।
तो मैंने उसी दिन सारे लिंक्डइन के मैसेज चेक किए। बाय चांस की बात है, क्योंकि मेरा ज़्यादा पुराना भी नहीं था, शायद एक हफ्ता पहले मैंने डाला था। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं कल एक पॉडकास्ट पे गया था, उस व्यक्ति ने मुझे 1.5 साल पहले मैसेज डाला हुआ था। उत्तरी मैंने देखा इंस्टाग्राम पे था वो मैसेज, मैंने देखा वो रिक्वेस्ट सॉर्ट करने का ऑप्शन आता है ना कि कुछ फेमस के हिसाब से, मुझे बिल्कुल नहीं आता इंस्टाग्राम चलाना, बिल्कुल भी नहीं आता, तो उसमें कुछ ऑप्शन आ रहे थे सॉर्ट कर सकते हो आप, तो कुछ फेमस लोग होंगे तो उनकी रिक्वेस्ट पहले। मैंने देखा इसने मैसेज डाल रखा है, मैसेज रिप्लाई नहीं कर रखा है, और ठीक प्रोफाइल है व्यक्ति की। फिर मैं उसे मैसेज भेजा, मैंने कहा भाई मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आ जा। थोड़ा मैं इसमें ओल्ड स्कूल हूँ कि मैं कम सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, ऑल्दो मेरा सोशल मीडिया बहुत एक्टिव दिखेगा आप लोगों को, बट वो पूरी टीम मैनेज कर रही होती है। बट ठीक है, अच्छा हुआ मैसेज देख लिया था, आपसे मिलने का मौका मिला। नहीं, मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया कि आपने मैसेज देख लिया। राइट, चलिए जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, और दोबारा बैठेंगे। राइट, श्योर, थैंक यू, ग्रेट।